वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 10th का हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम तो कहते हैं कि क्लास 10th के केमिस्ट्री का है ना सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन चैप्टर इजी भी है और इजी अगर नहीं है तो हम बना देंगे ना। आपको अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। हम लाइन बाय लाइन चीज़ें देखने वाले हैं एनसीईआरटी का, और साथ ही में कोई भी इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह जो भी आएगा वो सब कुछ हम आपको सॉल्व करा देंगे। तो बस हाइलाइटर वगैरह लेकर के बैठो, पानी पी करके बैठो, पूरा चैप्टर आपको देख के जाना है। ओके चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो उसके बारे में ही पूरी बातें होनी है। कह रहा है कि अपने दैनिक जीवन के निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। ठीक, जैसे गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो वह खट्टा हो जाता है, एक तरह का परिवर्तन। लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील आद्र वायुमंडल में अगर आप छोड़ देते हैं तो जंग लग जाता है, एक तरह का परिवर्तन, यानी वो चीज़ बदल जाती है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, फर्मेंटेशन, अल्कोहल बनता है उसमें। भोजन पकाया जाता है तो वो भी भोजन बदल जाता है, दूसरे रूप में बदल जाता है, नई चीज़ बनती है। हमारा शरीर जब भोजन को पचा लेता है तो वो प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट के सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। हम सांस लेते हैं तो उससे हम ऊर्जा बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो सोचिए कि जब हम सांस लिए तो हमने ऑक्सीजन लिया हवा से, हालांकि और भी गैसेस लिए, लेकिन ऑक्सीजन का हमने उपयोग करा, और कैसे जब हम निकाल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं अपने बॉडी के अंदर से। तो ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन कैसे आ रहा है बच्चों? ये परिवर्तन आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया के कारण। ठीक है, कह रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तुओं की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया भी। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। बेसिकली किसी चीज़ का अवस्था में परिवर्तन आ जाता है भाई, किसी चीज़ की क्या कह सकते हैं, स्थिति में परिवर्तन कह सकते हैं। स्थिति है ना, कैसा होता है स्थिति? ऐसे भाई, स्थिति कैसे लिखते हैं भाई? स्थिति ऐसे लिखते होंगे आई थिंक, है ना। और किसी चीज़ के आकार में परिवर्तन आ जाता है, रूप में, रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है, जगह में परिवर्तन आ जाता है, स्थिति तो उसी में हो गया। तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसमें चीज़ ना बदले। इसी को मैंने उठा के वहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो चीज़ वही है, टुकड़ा कर दिया, कोई नई चीज़ नहीं बना, बस छोटा हो गया। तो ये सब भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें नई चीज़ बन जाती है। सपोज करिए कि अगर मैं इसको भी जला दूँ तो ये कुछ और बन जाएगा, गैस वैस कुछ बन जाएंगे, कुछ राख बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो परिवर्तन जिसमें कुछ नए पदार्थ का निर्माण होता हो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग खास करके रासायनिक परिवर्तन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन जब होता है तो वहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होने के लिए रासायनिक अभिक्रिया होती है, आप जैसे बोलना चाहें। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो। हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है? सबका जवाब आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए हम नीचे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब पहला क्रियाकलाप है जहाँ पे आपने क्या करना है सर, सबसे पहले आपको क्रियाकलाप शिक्षक के सामने करना है, अच्छा रहेगा। आप चश्मे वश्मा लगा सकते हैं। 3-4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम का रिबन जो होता है बेसिकली, है ना, पतला सा पत्ती जैसा होता है, लैब में पाया जाता है जो आमतौर पर। आपके स्कूल में अगर लैब है तो होगा ही मेरे ख्याल से ये चीज़। इसको आपने क्या करना, रेगमाल से रगड़ के साफ़ कर लेना है। क्यों साफ़ कर लेना है? इसके पीछे का रीज़न है कि इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर पहले से ही लगाया हुआ रहता है, ताकि हवा में ये ख़राब न हो और लंबे समय तक इसको लैब में रखा जा सके सुरक्षित। तो उसको हटाने के लिए और आसानी से जलाने के लिए हम लोग उसको साफ़ करते हैं रेगमाल से रगड़ करके, वरना ये जलने में बहुत टाइम लग जाएगा। आइए चिमटे से पकड़ करके इसको लैंप या बर्नर, आप मोमबत्ती में भी कर सकते हो, मैंने ऑफलाइन क्लास में करवाया हुआ है, जो लोग मुझसे पढ़े हैं जानते हैं। तो ये वहाँ पर आप वाच गिलास वगैरह जो है सटा करके रखना है। यहाँ पर जो भी है दिया हुआ है कि वाच गिलास नीचे रख लिया है, ताकि उस पर जो जल करके गिरेगा उसको बाद में ऑब्जर्व कर सकें। उसके अलावा जब आप इसको जलाएंगे और जब इसमें आग पकड़ लेगा तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने से दूर रखना है, एकदम से ऐसे नहीं देखना है। उसके अलावा क्या आपने क्या परीक्षण किया, क्या आपने अनुभव करा? तो यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाच गिलास में इकट्ठा करना। तो एक चीज़ यहाँ पर ये बता दिया कि मैग्नीशियम जब जला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, एक चीज़ ये बता दिया, मतलब यहाँ पर जो राख है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। अब हम ऑब्जर्व ये करेंगे कि जब ये जलेगा तो बहुत चकाचौंध रोशनी निकलेगी। एक वर्ड क्या कि बहुत चकाचौंध रोशनी निकलेगी, यानी ये जब जलता है तो इसका लाइट बहुत ज़्यादा, है ना, चौंध होगा क्या, ऐसा रोशनी, है ना, या प्रकाश आप कह लो, है ना, निकलेगा।
तो एक चीज़ ये है। दूसरी बात, जो इसका राख बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर होगा, ये चीज़ आप देखेंगे। रिएक्शन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि Mg जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ जलता है। जब भी कोई चीज़ जलेगी तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, आपको पता ही होना चाहिए। और ये बनाएगा क्या सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, और यही राख के रूप में हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। तो जो मैग्नीशियम था और जो ऑक्सीजन है ना, ये मिल करके एक नया पदार्थ बन रहा है, मतलब ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो हमें कैसे पता चला, हमें उसके स्थिति को देख करके कि भैया वो एक सॉलिड जो है टीना जैसा था और वो बन गया राख, वाइट कलर का। किस कलर का, वाइट कलर का। याद रखिएगा, जो भी बातें मैं कह रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। मैंने जो कहा चमकदार श्वेत लौह, सफ़ेद रोशनी, लाल नहीं, सफ़ेद रोशनी चमकदार। और इसके बाद ये जो है श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। दोनों लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा कि जो बनता है वो किस कलर का होता है, वाइट कलर का राख होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, ये भी मैंने आपको ऊपर कह दिया कि वो जो राख है इसी का है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण ये बनता है, और अभिक्रिया मैंने ऊपर लिख दिया। आप अपने कॉपी में ही किताब में ही क्या करो, इसको आप लिख दो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किताब में ही लिख लेना। अगला क्रियाकलाप ये दिया हुआ है, इस क्रियाकलाप को देखते हैं। एक परखने में आपको लेना है लेड, शीशा। क्या लेना है बच्चों, शीशा। अंडरलाइन कर लीजिएगा जहाँ तक मैंने किया है। अब देखिए ऊपर इस क्रियाकलाप को देखते हैं। हाँ, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हो जाएगा PbNO3 का होल 2, ठीक है। ये जो आपको लेना है, इसके बाद इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल है ना, एक एक्वस वाला पोटेशियम आयोडाइड भी लेना है। ये दोनों को जब आप मिलाएंगे तो आपने क्या देखा उसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोटेशियम पोटेशियम नहीं, पहले आप लिख दो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट आपको देखने को मिलेगा KNO3, ठीक है। ये अभिक्रिया होगी इसमें, तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इस अभिक्रिया में क्या देखने को मिलेगा, ये तो सिर्फ लिख दिया भैया। ये क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं और चैप्टर भी इसी बारे में है, ओके। अब देखो ये जो है लेड आयोडाइड बनेगा, जो ये बनेगा एक प्रिसिपिटेट, एक तरह का अवक्षेप बनेगा, एक तरह का गाद बैठेगा बच्चों इसमें। और ये गाद पीला कलर का होगा। किस कलर का होगा, पीला कलर का। तो आप इसको भी लिख सकते हो, ठीक है। ये पीला कलर का गाद होगा। मैसेज अभी ना करो भैया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसमें भी एक तरह का परिवर्तन आया है। जो रंग था वो पहले वाइट मतलब रंगीन था और फिर वो पीला बन गया। तो एक रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है और एक नई चीज़ अवक्षेप के रूप में देखने को मिलती है। ये आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं इस वाले क्रियाकलाप में। यहाँ पर भी हमें एक तरह का परिवर्तन देखने को मिला जो कि रासायनिक परिवर्तन है। एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, वो यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ ये वाला, ठीक है। ये लेना है आपको जिंक, जैसे इसमें लिया गया है दानेदार जस्ता जिंक। तो आपने ले लिया जिंक और उसमें आपने क्या करना है, उसमें कहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल या उसको पढ़े क्या, अरे क्यों हटा दिया मैंने, चलो मैं बता देता हूँ यार क्या बोला मैं, एक बार बोलता हूँ बता दे बार बार। चलो रखते हैं, है ना। उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है। आप चाहे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी मिला सकते हैं और आप चाहे तो क्या मिला सकते हैं इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भी मिला सकते हैं, आपकी मर्जी। हाइड्रोक्लोरिक रहता तो HCl और सल्फ्यूरिक है तो H2SO4। 2-3 ठो अम्ल का नाम आपको पता होना ही चाहिए, उनमें से यही सब है, HCl है ना, H2SO4 और HNO3। नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब तो बहुत कॉमन है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने सल्फ्यूरिक अम्ल जब इसमें मिला दिया, जैसे कि यहाँ पर दिखा हुआ है तनु मतलब हाइड्रेटेड पानी मिला हुआ, ठीक है। चलिए अब जब आप इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर हम लोग को बबल्स यानी बूंद दिख, बबल्स को क्या बोलेंगे भाई, ओ कुछ लिखा है क्या, बबल्स को क्या बोल सकते हैं, बबल्स यार वो मतलब वो ऐसा गोल गोल है ना, हवा का बुलबुला निकलता हुआ दिखाई देगा। और ये बुलबुला आपको दाने के आसपास से निकलता हुआ दिखाई देगा और फिर ऊपर जाता हुआ, इससे निकलता हुआ ऊपर। हालांकि ऊपर आने के बाद तो वो हवा तो नहीं दिखाई देगा, फटफट के हवा बन जाएगा तो नहीं दिखाई देगा। शंक्वाकार को परखने के स्पर्श कीजिए और इस पर तापमान में से कोई पता। अब इसको आपको छू करके भी देखना है। जब इसका आप छू के देखेंगे तो आपको क्या महसूस होगी, गर्मी महसूस होगी, ये गर्म हो चुका है ऐसा फील होगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिलता है, एक चीज़ तो ये सीखने को मिलता है कि भैया इसमें कोई गैस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे लिखा है कि ये जो बनेगा इसमें क्या बनेगा, एक तरह का गैस बनेगा जो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसके अलावा क्या बनेगा, यहाँ पर आपको जिंक सल्फेट भी बनेगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर जिंक सल्फेट नीचे बचा रहेगा और उड़ेगा गैस। आप चाहें तो इस गैस को इस तरह से पास करेंगे, जैसे कॉर्क लगा के रखा है, इधर उधर से गैस नहीं निकलेगा, इस वाले से निकलेगा। और यहाँ पर अगर आप माचिस की तिल्ली जो है जलाएंगे तो ये पट पट की आवाज़ से फटेगा, जिससे पता चलता है कि उसमें
ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस की ये पहचान है कि जब उसको आग के करीब ले जाया जाता है तो वो फटफट आवाज़ से फटती है। इसको भी याद रख सकते हैं। ये वाला आप इसके सामने ज़रूर लिख लीजिएगा कहीं पे साइड में कहीं पर भी कि ये अभिक्रिया में ये वाला रिएक्शन हुआ है, वैसे नीचे दिया हुआ है। तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम क्या देख सकते हैं? एक तो अवस्था में परिवर्तन भैया, अवस्था में परिवर्तन जैसे कि ऊपर भी आपने देखा कि कैसे वो सॉलिड टीना है ना, वो चिमटा से पकड़ के आपने जो जलाया था वो राख बन गया। रंग में परिवर्तन आपने प्रिसिपिटेट वाले में देखा था कि कैसे येलो कलर का प्रिसिपिटेट यानी अवक्षेप बना। गैस निष्कासन इसमें भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तापमान में परिवर्तन इसमें ही में आप देख सकते हैं कि इसमें तापमान भी बढ़ रहा है। तो ये सब परिवर्तन जो है हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी हम इस वाले पॉइंट को कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन की पहचान है एक तरह से, कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन अथवा उत्सर्जन, है ना, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक अभिक्रिया में हर एक कुछ हो, कोई एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पर गैस भी बना, यहाँ पर टेम्परेचर ऊष्मा भी निकला, तो दो हुआ यहाँ पे। तो एक अभिक्रिया के अंदर कोई एक गुण, कोई एक परिवर्तन या एक से अधिक परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये सब पहचान है, इतनी बातें यहाँ तक आपको बताई जा रही है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखो तो पाएंगे कि हमारे चारों तरफ विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रतीकात्मक निरूपण के अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले खास चीज़ यही है। खास चीज़ क्या है कि इसमें कुछ खास प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का डिटेल दिया हुआ है। इस चैप्टर में हम लोग खास करके ये पढ़ना है, वही असल टॉपिक है। आइए, इसके अलावा मैं एक दो चीज़ एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि हम इसी की बात करें कि Zn प्लस H2SO4 गिव्स, है ना, ZnSO4 प्लस H2, ये जो एक केमिकल अभिक्रिया रिएक्शन है, इसमें आप क्या देख सकते हो कि कुछ नई चीज़ें बनी है। चलो ये तो क्लियर है। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई नई चीज़ बनती है तो वो कैसे बनती है इसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले ये आयन में टूटता है। जैसे इसमें हाइड्रोजन का एक तत्व है, सल्फर का है और ऑक्सीजन का भी 4 है। ठीक, 2 तत्व है हाइड्रोजन का, 2 परमाणु है। तो जब आप ये देख रहे हो कि जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो जब इसको आप मिलाओगे तो बेसिकली पहले सब अलग अलग आयन्स बनेंगे, यानी जिंक अलग होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, सल्फर अलग होगा, है ना, ऑक्सीजन अलग होगा। फिर आपस में ये लोग रिकम्बिनेशन, इधर उधर जाकर एक दूसरे के साथ मिलकर कोई नई चीज़ बनाएंगे किसी खास कंडीशन में। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये जिंक जाके सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ फिर अपना दोस्ती बढ़ाया और हाइड्रोजन अलग हुआ। तो कहने का मतलब है कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में पहले कोई भी चीज़ें वो टूटती हैं, टूट करके आयन्स बनते हैं और फिर वो रीअरेंजमेंट होकर के दोबारा से जुड़ते हैं और फिर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कोई नया तत्व अचानक से प्रकट नहीं हो जाता। आपने जिंक, हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन यहाँ पर देखा, जो इस साइड है जिसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो ये इतना ही 1 2 3 4 किस्म का जो तत्व है, यही 4 किस्म का तत्व आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा। ये मुमकिन नहीं है कि कोई नया अचानक से यहाँ पर तत्व आ जाए, जैसे कि अचानक से क्लोरीन आ गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। अचानक से ब्रोमीन आ गया, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से कोई गायब भी नहीं होगा। 4 तत्व थे, वो चारों के चारों तत्व इधर मौजूद रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन गायब ही हो गया, पता नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जितनी चीज़ें शामिल होती हैं उतनी ही चीज़ें उसके प्रोडक्ट में भी होती हैं, पाई जाती हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, रासायनिक अभिक्रिया का ये कुछ नियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनिएगा। अब यहाँ पर क्रियाकलाप 1.1 में आपने क्या करा था, वो जलाया था रिबन को। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मैंने आपको लिखाया था। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक वही बात बताई गई है कि जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना पड़ रहा है। अब इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, जगह ज़्यादा लगता है। तो कह रहा है क्या, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? जवाब है यस। तो इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। तो हम चाहें तो इसको, इसी चीज़ को जो यहाँ पे 2 लाइन में हुआ है, उसी को ये छोटा में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। उसी चीज़ को हम इतने छोटे में लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण बनाया उसमें क्या है, शब्द है, मैग्नीशियम लिखा हुआ शब्द में, शब्द के रूप में। अब यहाँ पर कह रहा है कि देखिए, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ये जो 2 चीज़ें हैं, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में इन दोनों ने भाग लिया है। तो इनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उससे कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण हुआ। और ये इंपॉर्टेंट है कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा।
इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। अब इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात ना जो पदार्थ नए पदार्थ बनते हैं, चाहे वो एक हो एक से ज़्यादा हो, वो सब उत्पाद कहलाते हैं। अब ये चीज़ आपने पहले भी नोटिस करा होगा। फिर बता देते हैं कि जो भी तीर के इस साइड है वो आपको क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया आपको अभिकारक, और तीर के उस साइड राइट हैंड साइड हो गया आपको उत्पाद। और हमेशा ये ऐसा ही होता है, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि अभिकारक उधर लिख दिए उत्पाद इधर लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि शब्द समीकरण में भी अभिकारकों में उत्पाद में परिवर्तन, उनके मध्य एक तीर का निशान लगाया जाता है, वही तीर जो बीच में था, बीच में प्लस का चिन्ह। अगर अभिकारक में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो बीच में प्लस, उत्पाद में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उसमें भी बीच में प्लस। LHS मतलब इस साइड, RHS मतलब उस साइड, दाएं बाएं, वही बात कह रहा है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। मैंने जैसे अभी कहा कि हमेशा तीर उधर घुमा हुआ रहता है राइट तरफ, और वो हमेशा उधर ही लिखा जाता है, यही नियम है। अच्छा, अब हमारे पास रासायनिक समीकरण को लिखने का एक नया टॉपिक आया है कि आखिर इस रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। तो कह रहा है क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण से कि इससे भी संक्षिप्त विधि है, इससे भी आसान। जो हमने वहाँ पर शब्द समीकरण लिखे थे उसमें क्या लिखे थे कि ऐसे मैग्नीशियम है ना प्लस ऑक्सीजन है ना गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये जो आपने लिखा था शब्द समीकरण, क्या कह रहा है इससे भी कोई आसान विधि है? तो जवाब है यस। कह रहा है रासायनिक समीकरण को किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, ये तो हम पहले जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र स्मरण करें, अगर आप सूत्र स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। ये था शब्द समीकरण, अब ये हो गया सूत्र समीकरण। क्या हो गया? सूत्र समीकरण। तो आप चाहें तो इस लंबे से शब्द समीकरण को और छोटा कर सकते हैं। एक तो पहले जो अभिक्रिया को आप डायरेक्ट लाइन में लिख रहे थे वो था बड़ा, उसको आपने शब्द समीकरण में लिख करके छोटा करा, और उसको अगर आप सूत्र के रूप में लिख देते और छोटा हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण बेसिकली किसी रासायनिक अभिक्रिया को है ना उसके सूत्रों से अथवा उनके चिन्ह से दर्शा करके जो शॉर्ट में संक्षिप्त में लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखने के लिए, संक्षिप्त निरूपण के लिए जो सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग चिन्हों का उपयोग किया जाता है ना, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। तीर के निशान बाएं और दाएं और तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती करें और तुलना करें। अब यहाँ पर एक काम आपको दिया है कि तुलना कीजिए। इधर एक मैग्नीशियम तत्व है जिसका एक हमारे पास परमाणु है, ऑक्सीजन तत्व है जिसके हमारे पास 2 परमाणु है। ये तत्व परमाणु मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। इस चैप्टर को देखने से पहले आपको इसका प्रीलॉग, इसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना चाहिए। मैंने अच्छे से समझाया हुआ ये सब चीज़ें जो बेसिक इसको समझने के लिए ज़रूरी है। अगर आप नहीं देखें तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जा करके ज़रूर वो वीडियो देख करके आइए, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, 9 क्लास का रिविज़न है। चलिए, तो यहाँ पर मैग्नीशियम तत्व का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। इस साइड देखिए मैग्नीशियम का 1 है, ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। तो क्या दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बराबर है? जवाब है नहीं। इधर मैग्नीशियम बराबर, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2, इधर ऑक्सीजन 1 ही है, तो बराबर नहीं है। यदि ये बराबर है तो समीकरण संतुलित है, अगर बराबर नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। यही बात है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर के द्रव्यमान बराबर नहीं है, इसीलिए असंतुलित कहलाएंगे। किसी अभिक्रिया को ऐसे रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये जो ढांचा इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, ये बात तो हम ऊपर भी कर चुके हैं। इस प्रकार रासायनिक मैग्नीशियम के वायु में जलने के ढांचा का समीकरण है। जो वायु में जलने वाला जो पहले हमारे पास एक्टिविटी था उसका रासायनिक समीकरण का ढांचा ये हो गया, और ये मैंने आपको 3-4 बार ऊपर से बता दिया है। तो आप इतनी तो बात समझ ही गए होंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें नीचे आएंगी। अब हमारे पास एक नया टॉपिक है, क्योंकि अभी एक बात आई थी कि अगर दोनों तरफ बराबर है तो संतुलित, दोनों तरफ बराबर नहीं है तत्व के परमाणु तो असंतुलित। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व है और कैसे उसको हम काम करते हैं, कैसे बनाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद है? नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिखा हुआ आपने 9 क्लास में हालांकि पढ़ा था। क्या है? यहाँ से देखिएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों की कुल द्रव्यमान अभिकारक के तत्वों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब इसको वजन समझ लो एक हिसाब से, क्या कह लो? वजन कह लो। तो जैसे आपके पास Mg + O2 गिव्स MgO था, इसमें एक वजन द्रव्यमान मैग्नीशियम का, मतलब द्रव्यमान और वेट में फ़र्क है, बट आप समझ लो कुछ 19-20 का फ़र्क है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मान लो एक मैग्नीशियम का अपना कुछ वजन है, एक ऑक्सीजन का अपना कुछ वजन है, तो 2 ऑक्सीजन का जाहिर सी बात है 1 से ज़्यादा ही होगा।
इधर अगर देखेंगे तो 1 गो Mg 2 गो O2 मिला के 3 गो हमारे पास परमाणु है। इधर देखेंगे तो 1 गो Mg 1 गो O मिला के 2 गो परमाणु है। तो जाहिर सी बात है कि 3 गो परमाणु 2 गो परमाणु के वजन के बराबर तो नहीं है होगा। यही क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहला कहा कि कुछ भी गायब नहीं होगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर परमाणु का ना ही निर्माण होता है ना ही ह्रास होता है। नए परमाणु बनेंगे, इसी से अरेंज होकर इधर उधर, ये उसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, ये अलग चीज़ है। बट मैंने कहा ना कुछ घटेगा ना कुछ बढ़ेगा। अगर आप इसको ऐसे समझ लो कि 1 गिलास आपने मैग्नीशियम लिया था और 2 गिलास आपने ऑक्सीजन लिया था एक बाल्टी में और मिलाया था, तो अब जो नई चीज़ बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो भी 3 ही गिलास होना चाहिए, वो 2 गिलास या 4 गिलास नहीं हो सकता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास इसको इंग्लिश में कहते हैं। 9 क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज इसको याद रख लीजिए। फिर से यहाँ पर समझाया गया कि ये क्या है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रियाओं को पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, जो मैंने अभी गिन के बताया कि ये समान रहना चाहिए दोनों तरफ। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। मैंने अभी भी पहले कहा कि Mg + O2 जो Mg है ये कंकाली समीकरण है, ये अभी संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है ये वाला? अच्छा, 1.2 वाले की बात कर रहा। आप 1.2 में क्या हुआ था? लेड वाला था, तो PbNO3 का होल 2 है ना, प्लस Ki है ना, पोटाशियम आयोडाइड गिव्स लेड आयोडाइड है ना, और प्लस क्या था? पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। क्या यहाँ पे बराबर है? चेक कर लो भैया, एक Pb NO N 2 गो N 1 गो है ना, O 2 3 6 गो, O यहाँ पर 3 गो, तो बराबर नहीं है। अब देखते हैं, मोबाइल रखा ना चाहिए उधर। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित? अच्छा, आइए रासायनिक समीकरण के चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। तो यह बराबर नहीं है, और हम जानते हैं नियम के हिसाब से कि ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भैया कम बेशी हो जाए द्रव्यमान दोनों तरफ, अभिकारक और प्रतिफल में। तो हमें ज़रूरत होती है इसको संतुलित करने की। एक और बात समझ लीजिए, ऐसे पढ़ने के लिए लिखने के लिए कई दफ़ा हम संतुलित नहीं करते हैं, लिख देते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में दवाएं बनाते हुए इसके संतुलन की बहुत आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ वो आप जो लिखे रहता है ना, छोटा सा एक इतना सा टैबलेट के अंदर के इतना मिलीग्राम ये है, इतनी मिलीग्राम वो है, तो रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करके उसको मिलाया जाता होगा, तब जा करके वो सही परफेक्ट मात्रा में वो बन पाती है। अदरवाइज़ गड़बड़ हो जाएगा कि भाई अंदाजी वो कोई प्लास्टर वाला मसाला थोड़ी है कि भैया थोड़ा इधर उधर सीमेंट बालू, ऐसा नहीं होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना ज़रूरी होता है बहुत सारे कंडीशन में, अदरवाइज़ काम नहीं होगा। हाँ, ऐसे ही पढ़ते लिखते टाइम कभी कभी हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, वो एक अलग मसला है। अब हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया दिया है, ये है शब्द समीकरण, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिल करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं। ये भी आपने ऊपर पढ़ा हुआ है। उपरोक्त शब्द समीकरण को हम लोग रासायनिक समीकरण के रूप में ऐसे दर्शा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 है ना, जिंक सल्फेट का ZnSO4, एक्टिविटी 1.3 हमने बताया भी था आपको, और हाइड्रोजन गैस H2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो ऊपर हमने अभी देखा था। अब कह रहा है इस समीकरण में तीर के निशान के दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करें। देखो, जिंक 1 पीस है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। अब इसको मिलाइए, जिंक 1 गो है, ठीक है, बराबर भैया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बराबर, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, बराबर, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, बराबर। इसका मतलब हो गया ये कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है सर? संतुलित है। इसमें हम देख सकते हैं कि अभिकारक में जो भी तत्व के परमाणु जितने पीस थे, उतना ही इसके प्रतिफल में भी तत्व के परमाणु की संख्या उतनी ही है। अब अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो याद रखिएगा, डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं वह रासायनिक समीकरण, आप चाहें तो इसको किताब में ही कहीं पर लिख लीजिएगा, ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें हाँ, इधर क्या होता है, अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या किसके बराबर हो? प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए। की संख्या के बराबर हो, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आप उल्टा कह सकते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? वह रासायनिक समीकरण जिसमें
अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो उसको हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। सिर्फ न लगा करके आप इसको असंतुलित वाला का डेफिनेशन बना सकते हैं। आप इसको लिख लीजिए, रोक करके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि तीर के निशान के दोनों ओर परमाणु की संख्या आपने तुलना कर लिया, इससे हमको पता चला कि ये बराबर है। उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया कि देखिए जेडन दोनों तरफ एक गो है ना, LHS RHS करके लिखा है, और हाइड्रोजन दोनों तरफ दो दो गो है, अभी हमने देखा। सल्फर दोनों तरफ एक एक गो और ऑक्सीजन चार चार गो। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के समान है, इसलिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप चाहें तो डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें तीर के निशाने के दोनों ओर प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या समान हो, है ना, उसे एक संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये भी डेफिनेशन आपका बहुत अच्छा NCERT लिख दिया है, आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब एक और समीकरण आपको दिया है, इसमें आपको आयरन है Fe, H2O है जो मिला करके Fe3O4 जंग जिसको कहते हैं, और है ना फेरस ऑक्साइड, और फिर क्या है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो एक गो आयरन है, यहाँ पर एक आयरन नहीं तीन है, तो यहाँ पर ही पहले बराबर नहीं है। हाइड्रोजन दो है बराबर, ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन 4 है, भैया बहुत का फर्क। अब इससे बराबर कैसे करना है, इसे संतुलित कैसे करना है, उसका पूरा यहाँ पर स्टेप दिया हुआ देखिए आप। एक स्टेप, चरण 1 चरण 2 ऐसे करके पूरा 5-7 चरण जो भी है सब लिखा हुआ है। मैं यहीं पर सब बता देता हूँ, आप बाकी चरण पढ़ लीजिएगा अगर आप चाहें तो। देखिए करता क्या है। सबसे पहले ये बक्सा इसलिए बनाया है कि आप कभी भी बक्से के अंदर, मतलब जो आपका फॉर्मूला है हर एक चीज़ का अभिक्रिया में, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। रीज़न ये है, जैसे यहाँ पर 2 है ना बच्चों, ये 2 ना रासायनिक अभिक्रिया करके बना है, तो आप इस 2 को 3 इस 2 को 4 आप नहीं बना सकते हैं। आपको जो भी करना है इस बक्से से बाहर करना है, जो भी करना है 2 3 1 लगाना है, वो बक्से से बाहर लगाना है। ये चीज़ ध्यान रखना है। कभी भी हम उसके सूत्र के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ उसके सूत्र को कंप्लीटली 2 गुना 3 गुना करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि सूत्र जो बना है वो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बना है, तो उसको आप अपने मन से चेंज कर दीजिएगा तो चीज़ ही बदल जाएगी, फिर वो चीज़ रहेगा ही नहीं, और ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए अब बराबर करिए। बराबर करने का नियम याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। बेसिकली बराबर करने का कोई खास नियम है नहीं साइंस में कि भैया यही नियम लगाओ तो सब बराबर हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि आप हिट एंड ट्रायल अपने हिसाब से ट्राई करो, नंबर्स रख करके मिलाने की कोशिश करो। लेकिन फिर भी जो तरीका NCERT वाले ने बताया, ये तरीका बहुत अच्छा है। इसमें यह होता है कि हम लोग सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सबसे बड़े वाले को खोजते हैं। हमारे पास अभी बड़ा वाला फॉर्मूला ये है, कौन सा, Fe3O4। बड़े वाले में भी जो ज़्यादा है, यानी Fe का 3 है परमाणु और O का 4 है परमाणु, तो आप ऑक्सीजन के 4 परमाणु से शुरू कीजिए। देखिए ऑक्सीजन के पास 4 परमाणु है। अब इधर ढूंढिए, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक ही परमाणु है, तो यहाँ पर 4 डाल करके ऑक्सीजन को भी 4 गुना करके हम 4 कर दिए। ऑक्सीजन का 1 था तो 4 इकाई 4। अब ऑक्सीजन इधर भी 4, ऑक्सीजन इधर भी 4, तीर के इस साइड, ठीक। अब आइए, अब जब आप इस 4 कर दिए ऑक्सीजन को, तो याद रखिएगा बच्चों, ये पूरे के लिए आया, तो अब सिर्फ ऑक्सीजन 4 गुना नहीं हुआ बल्कि H2 भी 4 गुना हुआ। अब H2 मतलब 2 हाइड्रोजन 4 गुना हुआ तो 8 गुना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया। हमारे पास इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको भी आप 4 गुना करके इसको भी 8 कर लेंगे। ऑक्सीजन 4 गुना करके 4 हुआ, और हाइड्रोजन H2 4 गुना करके 4 दूना 8 हाइड्रोजन हुआ। तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 8 था, तो हाइड्रोजन के भी हमने 8 से बराबर कर लिया। अपने आप आपको रास्ता मिलता जाएगा। अब यह है, बच गया ऑक्सीजन का काम खत्म, Fe का काम बच गया। Fe 3 गो है और इधर Fe कितना गो है, इधर Fe 1 ही गो है, तो इसको अगर 3 से गुना कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। अब देखिए 3 गो Fe 3 गो Fe, 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन, 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन, 4 इकाई 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन। अब अगर आप देखेंगे तो इधर भी जो परमाणु के तत्वों के परमाणु की संख्या है, उधर भी उतना ही संख्या है। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। बक्सा हटा के लिख दीजिएगा तो ये बन जाएगा ऐसा, 3Fe प्लस 4H2O, है ना, से बना है हमारे पास क्या, Fe3O4, है ना, और प्लस 4H2, 4 हाइड्रोजन गैस। तो ये जो बना है आपका, यही हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। इससे पहले यह कंकाली रासायनिक समीकरण था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। वही लिखा है कि पहले आपने गिनना है, जो भी है आप इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया ना अभी, वही तरीका यहाँ पर पूरे में काम आता है ना। अब देखिए लास्ट में, अंत में आपने क्या कर लेना है, उसके समीकरण का जांच कर लेना है कि बराबर हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ पर जांच कर लिया गया और उसको ऐसे लिख दिया गया है बक्सा हटा करके, बराबर। चलिए 1.9 में दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है आता है यहाँ पर 1.9 में। यह समीकरण अब संतुलित है।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि भैया कुछ डाल के ट्रायल करो, जहाँ पे लग जाए, तुक्का लगाना कह सकते हो सीधा सीधी, क्योंकि यह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास, अच्छा चलो थोड़ा और इसको समझने के लिए हम लोग एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस भी हम यहीं से कर लेंगे ताकि हमारा सॉल्व भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। चलो भैया, तो सबसे पहला जो प्रश्न दिया है वो क्या भाई, अच्छा ये वाला अभी छोड़ दो, बाद में आते हैं। हमें संतुलित रासायनिक करने के लिए यहाँ पर कहा गया कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन किस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, है ना, प्लस क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2, है ना, और ये हमें दे रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, अगर देखेंगे तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर हाइड्रोजन 1। बड़ा फॉर्मूला ये है, तो इसे शुरू करते हैं। इसमें हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, 1 को 2 बनाना है, 1 को 2 बनाना है तो कितना से गुना, 2 से गुना। अब हाइड्रोजन 2 हुआ, साथ ही साथ क्लोरीन भी 2 हो गया, क्लोरीन इधर कितना है, 2 है, तो अब ये समीकरण संतुलित हो चुका है ऑलरेडी। अगला देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड के क्या हो जाएगा, BaCl2, है ना, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल 3, यही होगा एल्युमिनियम सल्फेट का, हाँ यही होगा, जगह रखना पड़ेगा ना। बेरियम सल्फेट इससे बना है तो BaSO4, और एल्युमिनियम क्लोराइड बना है तो एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है बच्चों, तो ये आपका अब फॉर्मूला हो गया BaCl2 प्लस ये किसका हो गया, हमने ये 2 नंबर का भी बना रहे हैं हम। ठीक है, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर देखिए बड़ा फॉर्मूला आपको कौन सा नज़र आ रहा है, जाहिर सी बात है हमको ये वाला नज़र आ रहा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा हमको ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ऑक्सीजन कितना है, 4 तिया 12 ऑक्सीजन है, 4 अंदर और 3 गुना बाहर, तो 4 तिया 12 ऑक्सीजन। इधर और कहीं ऑक्सीजन है, नहीं है, तो इधर हो गया टोटल 12 ऑक्सीजन। इधर आइए, इधर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ही ऑक्सीजन है, इधर और ऑक्सीजन नहीं है। तो 4 ऑक्सीजन को 12 बनाने के लिए कितना से गुना, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 3 चौके 12 ऑक्सीजन। लेकिन जब आपने इसको गुना करा तो ये Ba के साथ भी हुआ, S के साथ भी गुना हुआ, ऑक्सीजन के साथ साथ। अब देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो S कितना गो हो गया, 3 गो, Ba कितना गो हो गया, 3 गो, इधर Ba कितना गो है, 1 गो, तो Ba को 3 बनाने के लिए 3 गो कर देना पड़ेगा बेरियम को, ये हो गया 3 गो Ba। 3 गो Ba होने के साथ साथ ये Cl के साथ भी गुना हुआ, तो 3 दूना 6 Cl हो गया। इधर Cl कितना है, Cl 3 है, Cl 3 है तो इसको 2 करेंगे, है ना, Cl 3 है तो इधर 2 करेंगे, 3 दूना 6 Cl हो गया इधर भी। अब ये एल्युमिनियम 2 गो हो गया, एल्युमिनियम इधर देखिए कितना है, एल्युमिनियम 2 गो है, काम हो गया हमारा। अब देखिए हमारे पास सल्फर यहाँ पर बचा था, सल्फर कितना गो है, अभी 3 सल्फर है, और सल्फर कितना हमारे पास, 3 सल्फर है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास दोनों तरफ बराबर हो चुके हैं। एक और एग्जांपल आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहीं पे कहीं तीर लगा के लिख लीजिएगा, बाद में काम आ जाएगा। अगला है सोडियम प्लस जल। सोडियम का क्या होता है, NaCl होता है, सब जन सॉरी सोडियम सिर्फ लिखा है ना, Na होता है, प्लस जल का क्या होता है, H2O होता है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, NaOH होगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का H2 होगा। अब आप सबसे बड़ा फॉर्मूला देख सकते हैं, NaOH है, इसमें सोडियम कितना 1, सोडियम कितना 1 बराबर O, ऑक्सीजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 1 बराबर हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, 1 को 2 बनाना है, 2 से गुना करो। अब 2 के चक्कर में सोडियम भी 2 हो गया, तो सोडियम भी 2, 2 के चक्कर में ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ओह ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 डालेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया। हाइड्रोजन आप 2 के चक्कर में 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर कितना है, 2 ही है, यहाँ पर 2 डालेंगे तो 4 हो गया। अब बराबर हुआ है क्या, देखिए तो, फिर नहीं हुआ तो मिलाएंगे, 1 मिनट, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, 2 सोडियम 2 सोडियम, हाँ हो गया, बराबर हो गया है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आप दोनों तरफ बराबर हो चुका है, यह हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। आप स्टेप को समझ रहे होंगे, मैंने जो संतुलित किया अभी 3 ठो, इसको आप घुमा के देखें तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको और डिटेल से और ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा अच्छे से समझना है तो अभी चूँकि हम लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है बच्चों। आई होप आप समझेंगे, आप कमेंट करें, मैं अलग से इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, सिर्फ संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम पे। आइए हम ऊपर चलते हैं, चरण 7। अब यहाँ पर संतुलित करने के बाद भी कुछ काम बच जाता है, और वो क्या बचता है देखिए कि भौतिक अवस्थाओं को संकेत लिखना। ये क्या है, ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों को किसी रासायनिक समीकरण से ये नहीं पता चलता है कि भैया उसमें कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन गैस है।
कौन फटेगा, कौन गर्मी देगा, कौन गर्मी से ही होगा, कौन ठंडी से होगा। तो कहने का मतलब है कि वो सब नहीं पता चलता है समीकरण से। ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण में हमें अभिकारकों तथा उत्पादों के भौतिक अवस्था के बारे में ज्ञान होता है कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है? नहीं होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्थाओं की कोई जानकारी नहीं है। रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्रों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाया जाता है। ये आप अंडरलाइन कीजिएगा कि ऐसा क्यों करते हैं, भौतिक अवस्था क्यों दर्शाते हैं, ताकि हमें रासायनिक समीकरण से अधिक जानकारी मिले। अच्छा, एकदम से ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः गैस को G से, द्रव को L से, एक्वस को पानी मिला हुआ और S से सॉलिड ठोस से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल के घोल के रूप में उपस्थित हो तब हमें एक्वस AQ लिखा जाता है। तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जो हमारे पास रासायनिक समीकरण अभी था जिसको हम संतुलित किए थे, उसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ दिया हुआ है। इसमें देखिए Fe सॉलिड है, ठोस है, आयरन, पानी क्या है यहाँ पर? गैस के रूप में। देखिए अभी वहाँ पता ही नहीं चला था कि पानी लिक्विड है। वैसे पानी आमतौर पर लिक्विड में होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में तभी यह अभिक्रिया होगा जब हम भाप देंगे पानी का, यानी पानी गैस के रूप में देंगे तब यह अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पर हमें यह चीज़ पता चला G के लगाने से कि पानी यहाँ पर किस रूप में है? गैस के रूप में है। ऐसे Fe3O4 ये भी जो जंग लगा ये सॉलिड है, ठोस है, और हाइड्रोजन गैस है। ये लिखा हुआ कि ध्यान दीजिए 1.10 में H2O के साथ गैस चिन्ह का उपयोग किया गया है। ये दर्शाता है कि इस अभिक्रिया को जल का उपयोग जो है भाप के रूप में किया गया है, लिक्विड पानी नहीं डाला गया है। अगर ये G नहीं लिखते तो शायद हमें ये इन्फॉर्मेशन कभी पता ही नहीं चल पाता और कन्फ्यूज़न रहती, और हम कभी पानी मिला के देखते आयरन के साथ, हमें ये अभिक्रिया देखने को ही नहीं मिलता। तो हमें कह सकते हैं कि ये जो हम लिखते हैं इससे हमें क्या होता है? अधिक जानकारी प्राप्त होती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर मैं बोलूँगा अंडरलाइन करने के लिए वही कीजिएगा तो बेटर है। प्रायः हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। मैंने पहले ही कहा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, है ना, जो भी कहता हूँ सही कहता हूँ, आप भरोसा रखिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में ज़रूरी नहीं है कि आपको लिखना ही है, मतलब ठीक है लिख सकते हैं जहाँ पर खास कर ज़रूरी हो। पता चला फटने वाला चीज़ है, लिखा ही आपने नहीं है, बच्चा शुरू कर दे एक्सपेरिमेंट, फट के भाई मुँह सुअर जैसा हो गया, अल्लाह ना करे। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। कुछ ऐसे अभिक्रिया होते हैं जो मतलब उसको हीट देंगे तभी वो अभिक्रिया होगा, लाइट देंगे तभी होगा, प्रेशर देंगे तभी होगा। तो ये सब चीज़ की जानकारी हम इधर लिखा है। जैसे ATM लिखा है, एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर है 340 ATM, दाब दिया गया है तब जाकर के ये प्रेशर, ये अभिक्रिया हुआ है। ये आप बहुत फेमस जानते ही हैं ये वाला। ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ जो ये बना है, CH3OH एक तरह का क्या है? अल्कोहल है, मिथेनॉल कह सकते हैं, ठीक है इसको, या मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। यह है कार्बन डाइऑक्साइड, यह है आपको वाटर, और आप जानते हैं कि ये बहुत ही फेमस किसके लिए है भैया? ये किसके लिए? रासायनिक प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य प्रकाश का होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। तो ये उसको तीर के ऊपर नीचे देख के लिखा जाता है। इससे क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया से हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमने ये वाला तो सॉल्व कर ही लिया है अभी थोड़ी देर पहले, है ना। ऊपर वाला आप देखते हैं, ठीक है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैंने पहले लिखा, आपको पहले ही बताया था, आप चाहें तो फिर लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। बेसिकली मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जो है उसकी सुरक्षा के लिए लगाया हुआ रहता है, ताकि वो जल्दी से हवा में ख़राब ना हो। हम लोग जलाने से पहले उसको इसलिए साफ़ करते हैं ताकि वो आसानी से जल सके, अदरवाइज़ उसको जलाने में बहुत अधिक समय लग जाएगा या शायद अच्छे से नहीं भी जलेगा, इसीलिए उसको रेगमाल से साफ़ करना ज़रूरी है। इतना समझ गए? इसका जवाब यही है। अभिक्रिया को हमने कर लिया था। नीचे वाला देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित क्रियाओं को उनकी अवस्था में संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अच्छा, संतुलित भी करना है। जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड, तो जल हो गया आपको H2O। अच्छा, H2O कैसा होगा? यहाँ पर H2O लिक्विड होगा कि एक्वस होगा? जल में बेरियम क्लोराइड था सोडियम सल्फेट का विलयन है, जल मत लिखो, बेरियम क्लोराइड BaCl2, है ना, प्लस और क्या, सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2SO4। ओके, ये हो गया आपको एक्वस। ओफो, कैसे लिखा मैंने? Cl2, ये हो गया आपका जल में घुला हुआ है तो एक्वस, है ना, और सोडियम सल्फेट भी जल में घुला हुआ है तो Na2SO4 भी क्या हो गया सर आपका? एक्वस। जल में घुला हुआ को एक्वस लिखते हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन क्या बनाता है? ये सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है। तो सोडियम क्लोराइड आपका हो गया, अरे बनाता है तो वहाँ पर हम लोग
तीर न देंगे। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका विलयन हो गया, ये भी हो गया आपको एक्वस, है कि नहीं है। तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, अघुलनशील बोला मतलब ठोस होगा, तो बेरियम सल्फेट जो होगा BaSO4, Ba2SO4 होगा क्या, Ba2SO4, ये बेरियम सल्फेट जो होगा ये अघुलनशील है, तो ये हो गया आपका S सॉलिड, ऐसे लिख दीजिएगा। बात समझे। देखिए यहाँ पर जल में घुला हुआ लिखा था तो एक्वस लिखा हमने, वो भी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड भी जल में घुला हुआ था तो एक्वस लिखा, और फिर बोला क्या आपको कि अघुलनशील, अघुलनशील मतलब ठोस, तो वहाँ पर हमने आपको S लिख दिया। अब बराबर करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा फॉर्मूला ये दिख रहा है ना, Na 2 गो है, Na 1 गो है, 2 गो कर लो, क्लोरीन 2 गो हो गया, क्लोरीन 2 गो ही है, SO4, S 1 गो है, S 1 गो है, O4 है, O4 है, Ba 1 गो है, Ba 2 गो है यहाँ पर, अरे भैया BaSO4, ऐसे सल्फेट का क्या होता है SO4 2 माइनस, है ना, BaSO4, SO4 2 माइनस, यहाँ पर 2 लगेगा क्या, इसका मतलब है। अब क्लोरीन 4 हो गया, अब क्लोरीन 4 हो गया तो अब Na जो है 4 हो गया, यहाँ पर 2 4 हो गया, ए सल्फर 2 हो गया। अरे भैया हमने गलत लिख दिया क्या फॉर्मूला, BaSO4 बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सल्फेट का SO4 2 माइनस ही होता है ना, Ba2 प्लस, अरे 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 गलत लिख दिया भैया, SO4 2 माइनस Ba2 प्लस, अरे यहाँ पर 2 होगा ही नहीं, तब तो बता रहा भाई ये रासायनिक अभिक्रिया इतना जल्दी आसानी से समीकरण क्यों नहीं हो रहा सॉल्व हमारा। ये चीज़ अभी समझे, ये जो मैंने यहाँ पर करा, ये जो करा ये मैंने आपको समझाया हुआ है क्लास 9th वाले रिवीजन टॉपिक में, उससे जाके देखिएगा आयंस को, SO4 2 माइनस होता है और Ba2 प्लस होता है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा भैया, वो ऐसा बनेगा, जल में बेरियम क्लोराइड Ba है ना, Cl2 है ना, एक्वस AQ प्लस सोडियम सल्फेट NaSO4, Na प्लस SO4 माइनस, Na2SO4 होगा रे, Na प्लस SO4 2 माइनस, हाँ ठीक है, तो Na2SO4 होगा, और उसके अलावा हमारे पास क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये भी एक्वस है, पानी में घुला हुआ था, और क्या बना हमारे पास अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो BaSO4। चलिए अब देखते हैं, ये भी आपको, ये आपका सॉलिड है, अघुलनशील है। चलिए अब मिलाते हैं Ba, अच्छा बड़ा से शुरू करेंगे यहाँ से, Na 2 गो है, Na 1 गो है, चलो 2 लगाइए यहाँ पर, क्लोरीन 2 गो हो गया, क्लोरीन 2 गो है बराबर, सल्फर 1 गो है, सल्फर 1 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है, ऑक्सीजन 4 गो है, Ba 1 गो है, Ba 1 गो है। अब हमारे पास ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रासायनिक ही इक्वेशन ही गलत लिख देंगे तो संतुलित करना फिर और मुश्किल हो जाएगा, है ना। सॉरी, आपका 1 मिनट बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ ये मैंने फिर कहा कि रिवीजन सीरीज में मैंने पढ़ा है आयंस, अगर आप 9 क्लास में पढ़ के आए हैं तब तक आपको पता ही चल गया होगा, नहीं पढ़ के आए तो मैंने कहा ना वीडियो है ऊपर ही, मैं लिंक देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में है, पढ़ लीजिए एक बार। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, अगला हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्या है, यानी जल में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। अब इसका विलयन जल में है तो यह हो गया एक्वस, है कि नहीं है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, तो यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये भी कैसा है, पानी में घुला हुआ है। क्या दे रहा है सर, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड, तो NaCl दे रहा है ना, और ये भी आपको पानी में घुला, सोडियम क्लोराइड का विलयन, ये भी पानी में घुला हुआ है, तो ये भी एक्वस और जल बनाता है। अब देखो जल H2O, आपको पता ही होगा जल क्या होता है भैया, ये आपको लिक्विड होता है, जल आपको क्या द्रव होता है। अब इनको मिलाने की कोशिश करते हैं, इनमें बड़ा फॉर्मूला आपको कौन लग रहा है, ये सब बड़ा ही है, Na से, यहीं से शुरू कर लो, एक गो Na, एक गो Na, एक गो एक गो H, एक गो इधर, एक H गो इधर, इधर मिला के 2 गो H हो गया, इधर आपको 2 गो H एक ही जगह है, बराबर हो गया। Cl एक गो, Cl एक गो, भाई ये पूरा बराबर है। ये जो समीकरण है ये समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये हमने सॉल्व कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने किताब में ही। जो हमारा असल टॉपिक था जिसके बारे में कहा गया था कि हमें रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार पढ़ना है, वो आ चुका है। कक्षा 9 में हमें अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया समय के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता। जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि आपने हाइड्रोजन दिया था भैया हाइड्रोजन पता नहीं कब क्लोरीन बन गया, ऐसा नहीं होता है। ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर आता है, ये बात मैंने शुरू में ही समझा दिया कि अगर मान लीजिए आपने जो मिलाया था किसी अभिक्रिया में उससे कोई निकल के भाग नहीं जाएगा अचानक से, और ना ही बाहर से मिश्रण को आके अचानक से मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है।
वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये भी मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको कि बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई फार्मूला जो आप केमिकल मिलाते हैं उस केमिकल के फार्मूले में अगर मान लीजिए कि वो अणु है, वो अगर यौगिक है ना, तो वो टूटता है आयंस के फॉर्म में और फिर रीअरेंजमेंट होता है, दोबारा एक दूसरे के साथ नए बॉन्ड जो है बनाते हैं। मैंने ऊपर समझाया था। परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में और ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अगले चैप्टर में हमारे पास है ना कार्बन इट्स कंपाउंड भी चैप्टर है, मेटल नॉन मेटल भी चैप्टर है, तो उधर हम इस बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, आबंध मतलब बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ऊपर इसी क्लास में, ऊपर कह रहे इसी क्लास में अगले चैप्टर्स में, तो इंशाल्लाह वहाँ भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आप बने रहिए, देख लीजिएगा वो चैप्टर भी। अब आता है हमारे पास पहला जो प्रकार है अभिक्रिया का, वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। एक क्रियाकलाप पहले दिया, देखते हैं। बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। ये देखो नंबर फार्मूला इस बार दे ही दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड आपको सॉलिड होता है, इसका फार्मूला CaO होता है, जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना या सिर्फ चूना भी कहते हैं इसको, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना या सिर्फ चूना भी कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक एक फार्मूला NCERT का एक एक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कई दफ़ा। इसमें धीरे धीरे जल मिलाना है, H2O मिला दिए, वो लिक्विड है। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, अगर आप इसको छुएंगे तो आपको क्या दिखेगा सर कि गर्म हो रहा है ये धीरे धीरे। वैसे भी चूना अगर आपके घर में भी कोई है पेंट वेंट करने वाला, उसको पानी में डाल के उबलता है पानी बाज़ाब्ता। अब बीकर को स्पर्श कीजिए जैसा कि दिखाया गया है। क्या आपको इसके ताप में कोई परिवर्तन महसूस हुआ? इसका जवाब है यस, ताप हमें बढ़ता हुआ महसूस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। ये रासायनिक अभिक्रिया डिटेल से लिखा हुआ है और उसी का समीकरण नीचे लिखा हुआ है कि क्या कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना जब पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। अब आपको याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला CaOH का होल 2, और ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऊष्मा उत्पन्न करेगा और उसको अलग से दिखाया गया है ताकि अधिक जानकारी आपको रासायनिक समीकरण से मिल सके। अब यहाँ पर यह चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि ऊष्मा उत्पन्न हुआ है, क्यों? देखिए, कह रहा है कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एक एकल उत्पाद यानी एक सिंगल चीज़ बनाया है। देखो, ये और ये दो चीज़ थे मिल करके एक सिंगल चीज़ बना है। ऊष्मा कोई फार्मूला नहीं होता, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आपको पता है, उसे कोई फार्मूला नहीं होगा। तो दो चीज़ मिल करके एक बन गया है ना, आपस में मिल करके दो जिसमें एक जान बन गया है बच्चों। तो कह रहा है कि ये जो हाइड्रोक्साइड बना कैल्शियम का, ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, है ना, इसको अंडरलाइन कर सकते हो कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है सर, दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब जो हिस्सा ले रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, वो मिल करके क्या बनाते हैं सर, एक सिंगल उत्पाद बनाते हो, तो इसको हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही होता है जुड़ना। तो ये जुड़ चुका है, दो अलग अलग अभिकारक मिल करके एक सिंगल उत्पाद बना दिया। आप अंडरलाइन कर लेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, ये लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स आगे आएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या आप जानते हैं, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों के सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। हम लोग घर पे जो चूना पेंट करते हैं वो यही वाला कैल्शियम ऑक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। देखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया है। क्या हमने ऊपर देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड CaO जिसको हम लोग चूना कह रहे थे, किस क्या कह रहे थे इसको, चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कह रहे थे बुझा हुआ चूना, क्या कह रहे थे, बुझा हुआ चूना। दीवार में क्या लगाएंगे, ये कि ये जाहिर सी बात है पानी में मिला के ना दीवार में लगाइएगा, सूखा ही चिपका दीजिएगा। तो ये हम लोग दीवार में लगाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना लगाते हैं, इतना समझ गए। अब ये जब दीवार में लग गया बच्चों, तो फिर वो दीवार में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। देखिए, हमने ये लगाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार में लगाया। अब हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करता है, ये चूना, बुझा हुआ चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको क्या कहा जाता है ना, एक पतली परत बनाता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का पतली परत बना देता है ना। यही मार्बल का भी फार्मूला होता है। देखो, बहुत हैरत वाली बात है कि जो चूना आप घर पे लगाते हो, जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, यही फार्मूला मार्बल का भी होता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब बना देता है तब जा करके वो और चमक उसमें निखर के आता है। यानी अगर आप एक दिन चूना करेंगे दीवार पे तो उतना चमकेगा नहीं, 2-3 दिन के बाद देखिएगा तो खूब चमक रहा है, क्योंकि वो आपने जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाया था वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तब ज़्यादा के और समझेगा और चमकेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उतना चमकदार नहीं होता, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट अधिक चमकदार होता है। रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या है सर, कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ठीक है।
दीवारों पर चमक किससे आती है? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से आती है। आप लगाते क्या हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं। आई होप कि इट इज़ वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लगेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब आप कोई चीज़ जलाते हैं तो ये अभिक्रिया होता है। कोयले का दहन लिखा है, कोयला जलने से ये होता है। याद रखिए कोयले के दहन में कोयला में कार्बन पाया जाता है, हवा में ऑक्सीजन पाया जाता है। जब आप गर्मी देते हैं, इसमें ऊष्मा आप देते हैं, तब आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ध्यान रखिए इस बात का। अभी जो हमारे पास ऊपर एक अभिक्रिया हुआ था बच्चों, इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकला था, है कि नहीं है, इन दोनों के मिलने से। और यहाँ पर फिर से दो चीज़ मिल करके एक सिंगल चीज़ बनाया, लेकिन आप जलाएंगे तो कोई चीज़ गर्मी देंगे तब ना जलेगा। तो यहाँ पर आप ऊष्मा देते हैं, दोनों फर्क समझिएगा। आगे देखिए, अगर आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो भी यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा। ये पानी का फॉर्मूला है कि नहीं है। और ये H2 + O2 दो चीज़ें मिल करके एक सिंगल चीज़ बना रही हैं। तो ये सब क्या है, चाहे वो पानी का बनना हो, चाहे हमारे पास वो कार्बन हाइड्रोक्साइड का बनना हो, चाहे वो कोयले का दहन हो, ये सब संयोजन अभिक्रिया है। आइए, क्योंकि इसमें जुड़ा है, दो चीज़ मिलकर एक सिंगल चीज़ बना है। अगर दो से अधिक चीज़ मिलकर के भी सिंगल बनेगा तो भी संयोजन अभिक्रिया है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब ये दो या से अधिक पदार्थ जो है तत्वों का, अरे इनका टाइम हो गया क्या? तो बच्चों कैसा लग रहा है वीडियो? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा होगा वीडियो? कमेंट करो भाई कैसा लग रहा है। एक्टिव हो सब लोग? हैं? हाय हेलो थैंक यू कुछ बोलोगे? नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं, मत बोलो भाई, बोल दो यार। कैसे बात कर रहे हो, क्यों नहीं बोलोगे? कह रहा है कि सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक, चाहे वो एक सिंगल जुड़े या वहाँ पर यौगिक था ना क्या, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह, ऐसा जब मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप यह क्या कह सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप डेफिनेशन बना सकते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, है ना, संयोजन अभिक्रिया का। और उदाहरण 3 ठो जो ऊपर दिया है, तीनों उदाहरण लिख लीजिएगा, VBI। अब कह रहा है कि 1.4 में हमने ये भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है जब चूना मिलाए थे। तो इस अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाता है। जब आप चूना मिलाएंगे पानी में तो वो मिश्रण गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इसको आपके क्या करना है, अंडरलाइन करना है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा की भी उत्पन्न वहाँ मेरा ध्यान चला गया था, उत्पन्न होती है ना। हमारे मैथ के सर बैठे हैं, मैथ का क्लास भी भाई स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल बने रहना यार, हम यहाँ पे आपको तैयारी करा रहे बिल्कुल फ्री में। और आई थिंक कि मुझे लगता है कि मैं पिछले 7 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि आपका 10 क्लास मैं यहाँ पर तैयार कर दूँगा। आपको मैथ साइंस की टेंशन ख़त्म है बच्चों, बस आप हमारे सारे क्लासेस देख लीजिए, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आपको आपका मैट्रिक बोर्ड है ना, चाहे आप जिस भी बोर्ड से आते हो, NCERT हर एक बोर्ड में अक्सर लागू होता ही है। मैथ हो, मैथ में तो NCERT के अलावा आपको RD शर्मा और HC वर्मा, नहीं HC वर्मा करें, NCERT एग्जाम्पलर सब आ जाएगा। लेकिन साइंस में NCERT होता है हमारा दाना ठो। मैं इसको एक लाइन करके एग्जाम्पल दे करके और इतने अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बावजूद उसके हम 1 शॉट और अलग से एग्जाम की तैयारी को तो कराएंगे इस चैनल पे। सब्सक्राइब करके बने रहो, बस बात ही खत्म है यार। साइंस मेड इजी, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने अभी आपको 2 चीज़ ध्यान देने के लिए कहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग को हीट निकलता है, जैसे चूना वाले केस में तो वो हो गया आपको ऊष्माक्षेपी। और कार्बन वाले केस में जो कार्बन का दहन था उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला गर्मी देने पर, तो उसमें हो गया ऊष्माशोषी। तो जिसमें हीट निकलेगा वो क्षेपी निकलना, और जिसमें हीट देना पड़ेगा वो ऊष्माशोषी, अवशोषित किया। तो यहाँ पर ये वाला अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, वही कैल्शियम कार्बोनेट वाला उदाहरण हो जाएगा। इसके नीचे आप वही लिख लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, है ना, जो आपने पढ़ा था H2O, है ना, इसका वो लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किताब में ही लिख लीजिए ताकि आपको आगे ध्यान रहे। अब कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी यानी यही हीट निकलने वाला। और भी कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया है। मीथेन एक तरह का गैस है, जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है बायोगैस में भी पाया जाता है, और ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर बनाता है, और साथ साथ ऊर्जा, और कौन सी ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न करता है बच्चों। तो इसको आप याद रखेंगे कि हीट निकाल रहा ऊष्माक्षेपी है। क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? जवाब है यस, श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसको भी आप लिख लीजिएगा। श्वसन का अभिक्रिया आपको पता है, ये वाला है, देखो ये वाला, कि जब आप खाते जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ जो आपने सांस में लिया था, तो मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो आप निकाल देते हैं, H2O बनाता है, बॉडी में रहता है, और ऊर्जा यही ऊष्मा निकालता है। ऊष्मा भी आपके बॉडी में क्या होगा, एक तरह की हीट आएगी, आपका बॉडी का टेम्परेचर भी मैनेज होने में काम होता है। तो जो आप सांस लेते हैं और जो प्रक्रिया है उसमें क्या होती है सर,
ऊर्जा और खास करके ऊष्मा निकलता है ना, और वो दूसरा ऊर्जा भी निकलता है और ऊष्मा भी निकलता है, ठीक है। तो ये श्वसन भी एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, पाचन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, बिल्कुल क्लियर है, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तरह का रिवीजन कर दिया नीचे क्लास का। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, आगे क्लास में और डिटेल से पढ़ेंगे बायोलॉजी में। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके, जो हम सांस में लेते हैं वो ऑक्सीजन, उसके साथ मिल करके क्या बनाता है सर, ऊर्जा बनाता है। उसी ऊर्जा से अभी हम बोल रहे हैं, काम करते हैं। इस अभिक्रिया को विशेष नाम यानी श्वसन है, जिसका अध्ययन आप इस अध्याय में करेंगे। 6 अध्याय में श्वसन के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, ऊर्जा का निकलना, सिर्फ हीट निकलना ऊष्माक्षेपी नहीं है, ऊर्जा का निकलना आप ऊष्माक्षेपी कह सकते हो। यहाँ पर हीट भी निकलता है। आइए, शाक सब्जियां, वनस्पति द्रव जब विघटित होता है यानी जब सड़ता है और कंपोस्ट मल बनता है ना, तो वो भी एक ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी जब कोई चीज़ सड़ता है तो उसमें भी गर्मी होती है, और ये भी आता है क्लास 7th में पढ़ चुके हो आई थिंक, कि आप कोई गड्ढे में डाल के देखो कोई चीज़ सड़ाने के लिए, उसको बंद करो, है ना, लास्ट चैप्टर में क्लास 7th के, अभी नए एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये भी ऊष्माक्षेपी है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचाने जिसमें केकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। 1.1 मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, हीट निकलता है जब आप जलाते हैं तो, और वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चलिए, अब ऊष्माक्षेपी हो गया, ऊष्माशोषी का शायद नीचे कहीं पर आएगा, आगे देखते हैं। हमारे पास दूसरा टाइप आ गया है ना, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। फोटो को पूरा करने के लिए नीचे कर रहे हैं। यह है दूसरा टाइप, यानी अपघटन अभिक्रिया। जैसे जुड़ता है वैसे ही टूटने का भी एक अभिक्रिया होता है बच्चों। क्रियाकलाप 1.5, इसमें एक दिया है कि आपको शुष्क क्वाथनलीन नहीं है, जिसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट FeSO4 होता है शायद, है कि नहीं है। और आपको क्रिस्टल मतलब ठोस रूप है उसका, जैसे टुकड़ा टुकड़ा मिश्री टिश्री टाइप का। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग पर ध्यान दीजिए, इसका रंग, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग हरा होता है। क्वाथ नली के बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसे चित्र 1 में गर्म करने के क्रिस्टल का रंग को देखिए। अब फेरस सल्फेट को यहाँ पर लिया गया है और इसका गर्म किया जा रहा है, इसका रंग हरा होता है, या हरा ही टाइप का होता है, हरा एग्जैक्टली नहीं, तो चलो आगे देखते हैं, कुछ लिखा भी हो अगर, शायद हरा होता है। चलिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल होकर हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। एक मिनट, मैं कुछ गलत दिख रहा हूँ। फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ। बेसिकली लिख सकते हैं आप फेरस सल्फेट हरा रंग का, यहाँ पर लिख लीजिएगा, हरा रंग, किताब में लिख लीजिए। फेरस सल्फेट हरे रंग का ही होता है, ये फिर रंग में परिवर्तन होता है जब आप इसको गर्म करते हैं। ऊष्मा देने पर फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, जो कि भूरा रंग का, थोड़ा सा लाल कलर का हो जाता है। इसका रंग थोड़ा भूरा टाइप का आप कह सकते हो, है ना, लिख लीजिएगा। कह रहा है क्या सल्फर के दहन से उत्पन्न इस अभिलाक्षणिक यानी विशिष्ट गंध को भी महसूस सूंघ सकते हैं। तो आप गंध महसूस कीजिएगा, गंध जो है सड़ा हुआ अंडा की तरह, गंध सड़ा हुआ अंडा के जैसा। किसमें, फेरस के जलने पर, फेरस के जलने पर, सल्फर के जलने पर ऐसा आता है, सड़ा हुआ अंडा जैसा गंध आता है। आप इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा किताब में। और ये वाला रिएक्शन देख लो भैया, इसमें ऊष्मा देना पड़ रहा है, गर्म कर रहे हैं मतलब ऊष्मा देना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद बने। मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा क्या, कि इसमें देखो एक ही चीज़ था जो टूट करके 1 2 3 चीज़ बन गया भैया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, है ना। एक सिंगल चीज़ टूट करके जब एक से अधिक यौगिक या तत्व बन जाए तो हम लोग कह सकते हैं इसको वियोजन अपघटन अभिक्रिया। जाहिर सी बात है, नाम से ही क्लियर है, टूटने वाला अभिक्रिया। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे उत्पादन करता है, यह वियोजन अभिक्रिया है बराबर। गर्म करने पर फेरस सल्फेट 7:2 क्रिस्टल के लिए आया है ना, क्रिस्टल मतलब वो ठोस में था इसीलिए 7:2 है का। क्रिस्टल जल त्याग देता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है, ये जल निकल जाता है और क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 बन जाता है, पहले FeSO4 जो था। सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 चीज़ बन जाता है, इसमें वियोजित हो जाता है यानी टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है जबकि SO2 और SO3 गैस है ना, वो लिखा भी हुआ है कि ये गैस है, ये गैस है, ये ठोस है। अब ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि एक चीज़ से टूट करके यहाँ पर एक से अधिक चीज़ बन गया, तो ये वियोजन अभिक्रिया है। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन मतलब टूटना, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि इसका उपयोग किया जाता है बहुत सारे
इंडस्ट्रीज़ में कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। हाँ, ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को ऊपर पढ़े थे अभी दीवार में, उसको बिना बुझा हुआ चूना या चूना दोनों कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किस में होता है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड, इसका आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को चूना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये जो टूटा है ये हीट देने से टूटा है, गर्मी देने से टूटा है, तो इसका हम लोग कहेंगे ऊष्मीय वियोजन। वियोजन तो हुआ ही, कैसे हुआ? हीट देने से, तो ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड था, ऊष्मा दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ पर सीमेंट निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड इसका सीमेंट निर्माण के लिए इस्तेमाल होता है ना। उसमें वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। तो क्रियाकलाप 1.6 हम देखते हैं, यानी हीट देने पर ये टूटेगा। एक क्वाथन नली में 2 ग्राम है ना लेड नाइट्रेट ले लीजिए। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला भी यहाँ पर दिया ही हुआ है, हम ऊपर भी देखे थे, PbNO3 का होल 2। इसको जब आप एक चिमटे से पकड़ करके ज्वाला के ऊपर रखिएगा, गर्म कीजिएगा, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि इसके अंदर लेड नाइट्रेट लिया गया है, तो आप क्या देखेंगे? आप ये देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जो है निकलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर गैस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है वो बेसिकली भूरा पीला, थोड़ा सा पीला, लाल पीला टाइप का, लाल पीला टाइप का इस गैस का रंग होता है। और इस गैस को आप निकलते हुए आंखों से देख सकते हैं। मैंने ये प्रैक्टिकल भी करवाया हुआ था ऑफलाइन क्लास में, जो लोग पढ़े, मेरे ख्याल से यूट्यूब में भी कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, होगा तो मैं एक काम करूँगा, इसमें जो भी अभिक्रिया सब था मैं उसका लिंक दे दूँगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, या फिर अलग से ही डालूँगा। ऑफलाइन क्लास में ये सब प्रैक्टिकल होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जैसे चित्र 1.5 में दिखाया गया है कि इसमें एक गैस निकल रहा है। क्या देखा आपने? हमने देखा है गैस निकल रहा है। यदि कोई परिवर्तन हुआ तो उसमें नोट कर लीजिए। बिल्कुल परिवर्तन हुआ भैया, लेड नाइट्रेट हमारा बदल जाता है। लेड नाइट्रेट में क्या डालना पड़ता है? कुछ नहीं, जलाना पड़ता है लेड नाइट्रेट को, है ना। वैसे हमने ये वाला प्रैक्टिकल में क्या करा था, लेड नाइट्रेट में शायद एसिड डाला था, नहीं वो अलग था। नाइट्रोजन गैस हमने दूसरे तरीके से बनाया था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक मिनट, अच्छा इस वाले भाई मुझे थोड़ा लेड नाइट्रेट का तापमान तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, वही चीज़ है। मेन चीज़ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में कहा है कि ये गैस रंगीन होता है, शायद वही कलर आगे देखते हैं। उदाहरण तो दे दिया है कि लेड नाइट्रेट जो है जब आप इसको हीट दे रहे हैं तब ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस 3 चीज़ बना रहा है। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जो ऊष्मा के कारण हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे इसको ऊष्मीय विभाजन। क्या कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और लिखा हो तो। ओ नहीं दिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है यार, लाल पीला कलर का। चलिए अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है, इस क्रियाकलाप को मैं पढ़ूंगा, उससे पहले आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो क्या लिखा है। आपने ना एक ऐसे प्लास्टिक का जग मग लेना है, इसमें ऐसे छेद करके भैया कार्बन रॉड लिया है, जो बैटरी में नहीं पाया जाता है बीच में, वैसा वाला रॉड 2 ठो लिया गया है। दोनों में आपको कैथोड एनोड दिया गया है। कैथोड मतलब नेगेटिव साइड, कैथोड मतलब नेगेटिव बैटरी का साइड, और एनोड मतलब पॉजिटिव बैटरी का साइड लिया गया है। आप चाहें तो किताब में इस चीज़ को लिख लीजिएगा। 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, बीच में स्विच है, सिर्फ बल्ब कुछ नहीं लगाया गया है। अब इसमें पानी डाल दिया गया है, ऊपर से ये परखनील डाल दिया गया है। परखनील डाल करके इसमें कुछ देर है ना ऊष्मा या ऊष्मा कर रहे हैं, वैद्युत जो है दिया गया है, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी दी गई है स्विच ऑन करके। इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ गैस का बुलबुला निकल रहा है, और यहाँ पर भी कुछ गैस का बुलबुला निकल रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 3 बुलबुला निकला है, इसमें 6 बुलबुला निकला है। अगर आप देखेंगे तो 6 नहीं, 1 2 3 4 5, इसमें ज़्यादा बुलबुला दिखाया गया, इसमें कम बुलबुला दिखाया गया, किसी कारण से दिखाया गया, याद रखिएगा। इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ना ज़्यादा खाली है और यहाँ पर कम खाली है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है कि जब आप ना इलेक्ट्रिसिटी देते हैं किसको, H2O को, इसके अंदर पानी ही भरा गया था और कुछ था नहीं, है ना। ये ग्राफाइट रॉड मैंने कहा ना बैटरी में पाया जाता है। H2O जब आप देते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैस निकलता है। जाहिर सी बात है कि H प्लस होता है ना, H प्लस होता है और O2 माइनस होता है। तो ये हो जाएगा, ये जाएगा पॉजिटिव की तरफ और ये जाएगा नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा। देखो नेगेटिव, हमने कहा था कैथोड नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले की तरफ O2 माइनस जो है ये जाएगा इधर, नेगेटिव तो इधर जाएगा ऑक्सीजन, है ना, और हाइड्रोजन इधर जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो जो मैंने कहा वही है कि इसमें नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रॉड है ना, तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव वाला ऑक्सीजन जाएगा और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए,
फॉर्मूला में अगर आप देखेंगे ये वाला पानी के फॉर्मूला में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से दुगुना है कि नहीं है बच्चों? बिल्कुल है। हाइड्रोजन 2 गो है, उसके साथ 1 गो ऑक्सीजन है। अगर आप मान लीजिए इतना पानी लीजिएगा जिसमें 100 गो मान लीजिए कि H2O है, तो 100 गो H2O का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन हो गया ज़्यादा, हाइड्रोजन उसमें है 2 गुना और ऑक्सीजन उसमें कम। हम थोड़ा 120 ले लेते हैं ताकि हमारा हिसाब करने, या 90 ले लेते हैं। अगर आप 90 को H2O लिए हैं इस वाले में, मान लीजिए 90 H2O लिए हैं, तो उसमें से जो है आपका ये 60 को हाइड्रोजन होगा, 60 को हाइड्रोजन होगा और है ना 30 को ही ऑक्सीजन होगा। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या जो होगी वो ज़्यादा होगी, है ना, दुगुना होगी किसके? ऑक्सीजन की संख्या से। तो इस हिसाब से जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टूटेगा तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो ज़्यादा भरेगा और हमारा जो ऑक्सीजन है वो कम भरेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है ही कम उसमें, है ना। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्पेस दिखाया गया है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा इस अभिक्रिया में कि दुगुना जो है हाइड्रोजन, यानी दुगुना स्पेस मिलेगा आपको ऑक्सीजन के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दुगुना वहाँ पर पाया ही जाता है उसके फॉर्मूला में। यहाँ तक आपको इस पूरे अभिक्रिया में देखना था, यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों परिस्थितियों में क्या होता है ना। अब आपको ना क्या करना है, दोनों निकालना है, मतलब पानी से निकालना और मुंह को पानी के अंदर ही कवर कर लेना है। जब आप निकालेंगे तो पानी के अंदर ही उस टेस्ट ट्यूब का मुंह को कवर कर लीजिएगा और उसको बाहर निकालिएगा, और उसके आगे मतलब दोनों टेस्ट ट्यूब है ना, दोनों टेस्ट ट्यूब हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब में मान लीजिए एक ठो में हाइड्रोजन गैस है ना, एक ठो में हाइड्रोजन गैस है और एक ठो में ऑक्सीजन गैस है। आपने क्या कर लेना है, इसको दोनों कवर रखना है, दोनों को कवर रखना है उंगली से। अब एक माचिस मोमबत्ती जो भी लेके जाना है आप इसके पास लेके जाएंगे, है ना, लेके गए जला हुआ माचिस। तो आप जब हाइड्रोजन के पास लेके जाएंगे तो वही कह रहा है क्या होगा, तो पॉप साउंड के साथ फट फट करके फटेगा, है ना। ये भी प्रैक्टिकल मैंने किया हुआ है आई थिंक। और ऑक्सीजन वाला जो है वो आपको तेज़ ज्वाला से जलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो जलता है, ऑक्सीजन जलने में और आग को भड़काता है। तो ऑक्सीजन के पास जब आप आग को लेके जाइएगा तो ऑक्सीजन एकदम भाव ऑक्सीजन जलाएगा और ज़्यादा, और हाइड्रोजन के पास जब आग को लेके जाएगा तो फटेगा, फट फट करके फटेगा। ये इसकी पहचान है, इसको आप लिख लीजिए। क्या लिखा भी होगा शायद नीचे कहीं, अगर मिलेगा तो मैं लिख दूंगा। चलिए एक क्रियाकलाप और दिया यहाँ पर, जो अभिक्रिया हुआ था इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी देने से, विद्युत देने से अपघटन हुआ, यानी H2O टूटा दो चीज़ में, H में और O में। तो ये भी क्या है, वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया है। और किसके वजह से हुआ, तो ये हुआ आपको विद्युत की वजह से। तो विद्युत अपघटन कह सकते हैं इसको, आप क्या कह सकते हो, विद्युत अपघटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्रियाकलाप में कह रहा है चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। ये देखो सिल्वर क्लोराइड हमारे पास है, इसका रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग सिल्वर जैसा होगा। और कैसा, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर जैसा होता है, हाँ सफ़ेद होता है सिल्वर जैसा। इस चाइना डिश को थोड़ा सा, चाइना डिश मतलब एक प्याला, मतलब मिट्टी का बर्तन टाइप का होता है ना, लैब में रहता है। थोड़ी देर के लिए सूरज के प्रकाश में ऐसे छोड़ देना। देखो ये चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रख दिया गया है। अब उसका थोड़ी देर के बाद रंग देखना है, तो ये देखो रंग उसका मलिन हो गया है, मतलब जो पहले व्हाइट कलर का था सिल्वर कलर का, अब उसका कलर कैसा हो गया, थोड़ा भूरा सा मलिन हो गया है। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, इससे पता चलता है कि सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का होता है। किस रंग का, श्वेत रंग का। आप इसको लिख लीजिए किताब में। धूसर रंग का हो जाता है, कौन सा, ये जो हमारे पास सिल्वर है और ये जो क्लोरीन है धूसर रंग, क्योंकि क्लोरीन किस रंग का होता है, धूसर रंग का होता है। तो इसकी वजह से प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश की उपस्थिति में ये सिल्वर क्लोराइड क्या हो गया सर, सिल्वर में और क्लोरीन में टूट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वियोजन ही हो रहा है, एक टूट करके एक से अधिक बन रहा है। फर्क यह है कि इस वक्त सूर्य प्रकाश की उपस्थिति है, हम कह सकते हैं इसको, है ना, प्रकाश वियोजन, क्या कह सकते हैं इसको, प्रकाश वियोजन। उसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड में भी ऐसा होता है कि इसको भी अगर आप प्रकाश में देंगे तो सिल्वर तथा ब्रोमीन में टूटेगा। पुराने ज़माने में फोटोग्राफी जो होती थी उसमें रील्स होते थे, आपने देखे होंगे, ऐसे रील्स होते थे, ठीक है, ऐसे रील्स होते थे पुराने ज़माने की फ़ोटोग्राफी में। मैंने तो इस तरह की फ़ोटोग्राफी देखी है। क्या आपने देखा है, ये रील्स वाला जो फोटो होता था, कैमरा होता था, उसमें इसी सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ पर है ना क्या होता था, अभिक्रिया होकर के बन जाता था, क्या बोलते हैं उसके, नेगेटिव, जिसको नेगेटिव बोलते तो रील को। ये चीज़, इसका उपयोग भी आप कह सकते हैं, इसका उपयोग इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रखिएगा इसको। चलिए यहाँ पर भी प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हुआ है, टूटा है, एक चीज़ टूट करके दो बना है, तो ये भी प्रकाश वियोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत, देखिए 3 चीज़ का उपयोग हमने ऊपर किया है। सबसे पहले हीट दिया था, फिर हमने ऊष्मा विद्युत दे करके वो तोड़ा H2O को, फिर हमने अभी विद्युत से
क्या क्या बोल रहा हूँ। फिर हमने अभी लाइट से हमने तोड़ा सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड को। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा किसी भी प्रकार का जब अवशोषित हो, जैसे मैंने ऊपर ही आपको कह दिया था कि सिर्फ हीट की बात नहीं है, अगर कोई भी ऊर्जा निकलती है तो ऊष्माक्षेपी कह लेंगे, और कोई भी ऊर्जा अगर उसको देना पड़ता है अभिक्रिया कराने के लिए चाहे वो जुड़े टूटे फटे नहीं पता, लेकिन अगर ऊर्जा देना पड़ रहा है तो ऊष्माशोषी हो गया। तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसमें ऊर्जा अवशोषी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आप इस तरह से हेडिंग दे दीजिएगा, और तीनों किस्म का यानी ऊष्मा से, प्रकाश से और विद्युत से जो अलग अलग अभिक्रिया सब लिखा है कि लिखेगा ऊष्मा के उपस्थिति में प्रकाश, सब आप जो है एग्जाम्पल में डाल दीजिएगा। एग्जाम्पल में जो भी यहाँ पर दिए गए हैं सब के सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी से भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित क्रियाकलाप करना है। एक और क्रियाकलाप आपके हवाले किया गया है कि 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है भाई, Ba2+ OH-, BaOH-, BaOH का होल 2 होगा क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कांच के छड़ से आपने मिलाया, अपने हथेली पर प्रखंड के नीचे कुछ हुए सिरे से आप कैसा महसूस करते हैं, क्या अभी करें उष्मा छोपिया अथवा उष्माशोषी। ये ठंडा होगा आई थिंक। बनेगा क्या, BaCl2 प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो Ba2+ OH-, BaOH का होल्ड फार्मूला सही है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का NH4Cl-, ठीक है, और बनेगा इसके बाद BaCl2 प्लस NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। Ba हो गया, हाँ। अब इस अभिक्रिया में बेसिकली यहाँ पर ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है, इसमें आपको ठंडा महसूस होगा जब इसको आप मिलाएंगे, हाथ मिलेंगे तो इसके आपके बॉडी से ऊर्जा ये लेगा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा, ये हीट लेगा, ठीक है। अब एक प्रश्न दिया है, एक्स्ट्रा में दिया है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। एग्जाम में ऐसा होता है आमतौर पर कि जो उस तरह का एक्स्ट्रा होता है उसको एग्जाम में नहीं पूछे जाते। प्रश्न यहाँ पर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। सफ़ेदी करने के लिए, पेंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, चूना का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब X हो गया हमारे पास चूना। पदार्थ X का नाम, इसका सूत्र लिखिए। पदार्थ X का नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग चूना कहते हैं। सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का CaO। ऊपर एक में लिखिए पदार्थ X को जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, जल के साथ मतलब H2O, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल 2 होगा क्या, ऑफकोर्स Ca2+ OH-, हाँ, CaOH का होल 2 होगा। और उसके अलावा कुछ बनता है क्या, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH प्लस, नहीं उसमें निकलता है, उसके अलावा और कुछ नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चूना बुझा हुआ चूना बन गया। राइटिंग इतना खराब है कि मैं जल्दी लिखना चाहता नहीं। चलो ये अब यहाँ पर कह रहा है कि ऊपर के X के जल के साथ अभिक्रिया, देखो जल के साथ हमने अभिक्रिया लिख दिया, ऊपर भी होगा शायद, ढूंढ के लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि अच्छा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला में खाली लिखना है कि X पदार्थ का नाम है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना, इसमें ये वाला लिख दीजिएगा। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रश्नावली में एकत्रित गैस के दूसरे से दुगुना क्यों है इस गैस का। अरे अभी जो आपने वो इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन गैस जो है दुगुना हुआ था, ऑक्सीजन कम हुआ था, पूछ रहा था, मैंने आपको बता दिया ना। चूँकि हम जानते हैं कि H2O यानी पानी के सूत्र में हाइड्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के दुगुना होता है, इसीलिए जब वो टूटेगा तो हाइड्रोजन दुगुना तथा ऑक्सीजन उसका आधा जो है हमें प्रश्नावली में देखने को मिलेगा। यही इसका जवाब है, और हमने ऊपर ही इस बारे में बात कर लिया है। ये इलेक्ट्रिसिटी वाले बात कर रहा है, वो मग्गा में जो हम लोग कर रहे थे, तोड़ रहे थे हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को। अब हमारे पास तीसरा टाइप आता है जिसको हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। टाइम कितना हो चुका है, पानी पी लेते हैं, पेट दर्द कर रहा मेरा। तुम लोग भी पानी पी लो गाइस। ठंडा है, ठंडा तो नहीं है बट चलेगा।
ओ हाँ, आज का होता तो अभी तक ठीक ही रहता। आगे बढ़े। विस्थापन अभिक्रिया एक अगला टाइप है अभिक्रिया का, तीसरा टाइप हम अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिया है लोहे के 3 कील लेनी है, आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। ए बी चिन्हित करी हुई 2 परख नली मान लीजिए, आपको 2 परख नली भी लेना है। प्रत्येक परख नली में 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है। इसमें डाला गया अंदर में क्या, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 है कि नहीं है, SO4 2 -Cu2 प्लस, ठीक है। 2 कीलों के धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख लें। 2 कील डाला, आप चाहते एक भी डाल दीजिएगा। सफ़ेद कील साफ करके 1 कील डाला गया, बढ़िया। मतलब दोनों कील जो आपको लेना है ना, वो दोनों चमकदार कील लेना है, जंग लगा हुआ नहीं। इसको 20 मिनट तक इसमें छोड़ देना है। उसके बाद आपको एक अलग कीला रख लेना है। मतलब 2 कांटे तो आपने इसमें डाल दिया था, 3 कांटे आपने लिया था, 1 कांटे आपने अलग रखना है। बात समझे। 3 कांटे लिए थे, 2 डाले थे कॉपर सल्फेट के घोल में, एक्वस में, 1 कांटे आपने अलग रखा है। आगे तक देखते हैं। 20 मिनट के पश्चात इन दोनों को कॉपर सल्फेट से निकाल लीजिएगा। उसके बाद निकाल करके एक परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता को तुलना कीजिएगा। अच्छा, ये भी 2 लेना था, कौन ये, अच्छा नीचे दिया गया है, देख लेते हैं। ये देखिए, मतलब कॉपर सल्फेट का विलयन भी 2 लेना था, कांटे 3 लेना था, ठीक है। 2 कांटे इसमें डाले होंगे, 1 कांटे और 1 ये कॉपर सल्फेट का विलयन वाला परख नली टेस्ट ट्यूब, आप इसको रख दिए हैं अलग। अब इस 2 कांटे को इसमें डाल करके आपने 20 मिनट तक रखा। 20 मिनट तक रखने के बाद, है ना, 20 मिनट तक रखने के बाद आपने क्या करा, फिर से आप मिलाएंगे, अब कंपेयर करेंगे। जो कांटे आपने बाहर रखा था, जिसको आपने कॉपर सल्फेट में नहीं डाला था, उसका रंग ऐसा चमकदार है, ये है। लेकिन जो कांटे आपने विलयन में डाल दिया था कॉपर सल्फेट, वो कांटे का रंग ऐसा थोड़ा कॉपर जैसा हो गया होगा, पीला। जिसमें आप डाले थे कांटे, मान लीजिए इसमें आप कांटे डाले थे, तो इसका रंग देखिए कैसा हो गया, थोड़ा धुंधला टाइप का। जबकि ये जो कॉपर सल्फेट का रंग हरा है, ब्लू है आप कह सकते हो, नीला है ना, ये रंग जो है आपको देखने को मिल रहा है इससे अलग। अब इससे क्या समझ में आता है, इससे एक चीज़ समझ में आता है कि हमारा जो कांटी था उसका भी रंग बदल गया, और हमारा जो कांटे जिसमें डुबाए थे सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का, उसका भी रंग बदल गया, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, इसका जवाब आपको नीचे मिलेगा। देखिए, लोहे के कील का रंग भूरा क्यों हो गया। पहले जो कील था वो सफ़ेद था, चमकता हुआ, लेकिन उसका रंग अब भूरा हो चुका है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर सल्फेट का, है ना, जो है परत चढ़ा है, और कॉपर सल्फेट का जो रंग था, जो नीला रंग था, वो मलिन क्यों पड़ गया है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आया कि हमारे पास आयरन था, मान लो श्वेत टाइप का, कॉपर सल्फेट था हमारे पास नीला रंग का, ठीक है। अब जो हमारे पास FeSO4 पड़ा वो मलिन यानी धुंधला रंग का बन गया है, और हमारे पास जो कॉपर अलग हो गया है, जो कि किसके ऊपर बैठा है, इस आयरन के ऊपर बैठा है। कॉपर थोड़ा अपना पीला रंग का जैसा होता है वैसा होता है, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो कांटे के ऊपर ये कॉपर बैठ गया है, जिसके वजह से कांटी सफ़ेद से पीला हो गया, और वो जो विलयन था टेस्ट ट्यूब में, जो लिक्विड था हरा रंग का, है ना, वो लिक्विड जो नीला रंग का था, वो लिक्विड में से कॉपर निकल जा करके उसके जगह पे आयरन बैठ जाने की वजह से वो जो रंग है उसका मलिन हो गया है। वो रंग कैसा हो गया उसका रंग थोड़ा मलिन हो गया है, ऐसा है ना, मिट गया है, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हैं, ये देखो इसका रंग धुंधला हो गया है। रीज़न क्या, क्योंकि ये जो है ना, अब कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं। ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन था उसमें जब कांटे डाल दे तो कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, क्या बन गया है, आयरन सल्फेट बन गया है, और आयरन सल्फेट का रंग ऐसा मलिन होता है, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, क्या कि कॉपर सल्फेट में जो हमारे पास कॉपर था, Cu था, उसके जगह पे अब Fe बैठा हुआ है, ये वाला Fe, और जो Cu था वो अलग बेचारा यहाँ जाके बैठा हुआ है कि नहीं है। ये Cu था वो अलग बैठा, अबे ठीक। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है क्या, कि जैसे कि Fe ने ना Cu को हटा करके उसकी जगह ले ली हो। जी, ऐसा ही कुछ हुआ है। इस अभिक्रिया में लोहा यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है, यानी हटा दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापित कर दिया है, आयरन ने कॉपर को हटा करके उसकी जगह बैठ गया और कॉपर को बोला कि हट रहे, तो ये आयरन ऐसा अभिक्रिया विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कि, है ना, अच्छा और थोड़ा नीचे, अच्छा यहाँ नहीं दिया है, द्विविस्थापन आ गया है, जिसमें हम कह सकते हैं क्या कि जो अधिक प्रभावी, है ना,
ये होगा, धातु होगा या कोई और भी चीज़ हो सकता है, अधातु में भी ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। तो वो क्या करता है, अगर किसी दूसरे धातु अधातु को, किसी कंपाउंड को यानी अणु को भी क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। अभी मान लीजिए कि सिर्फ सीयू को हटाया, सीयू की जगह पे कोई बड़ी चीज, एक से ज़्यादा चीज़ वाला, मतलब कॉपर ऑक्साइड को हटा देता, क्यूप्रिक ऑक्साइड को हटा देता, कुछ ऐसा होता, तो भी वो विस्थापित अभिक्रिया होता। विस्थापित अभिक्रिया में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसी तरह का हो, सिर्फ धातु ही हो, अधातु भी हो सकता है कुछ केसेस में। अलग अलग किताब में शायद दिया भी उसको उदाहरण, लेकिन जितना एनसीईआरटी में दिया है इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पर धातु को दिखाया गया। अब कौन धातु किसको विस्थापित करेगा इसके बारे में आगे क्लास में पढ़ोगे। अभिक्रियाशीलता हम लोग पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में, धातु अधातु में। विस्थापन अभिक्रिया का और भी एक एग्जाम्पल दिया, जैसे जिंक कॉपर को हटा दिया। आप जानते हैं कि कटरीना ने कारमांगा, अल्टोजेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर और डी। ये जो हमारे पास एक ट्रिक होता है ना, जिससे हम याद रखते हैं कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है, तो आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो कॉपर है, कॉपर वो नीचे है, और जो जिंक है, जिंक आपका ऊपर है, तो ये ज़्यादा पावरफुल हुआ, तो ये क्या करेगा, इसको हटा सकता है। इस तरह से आयरन को भी हटाया था ना, कॉपर को आयरन ने हटाया था। आयरन भी देखिए इस कॉपर से ऊपर ही है, तो आयरन भी क्या कर सकता है, कॉपर को हटा सकता है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर भी जिंक कॉपरिक सल्फेट, कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, कॉपर को हटा करके खुद बैठ गया, जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को अलग कर दिया। ये भी एक विस्थापित अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। इस तरीके से लेड जो है ना, कॉपर क्लोराइड में से लेड जो है कॉपर को हटा करके बैठ जाएगा, ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। 3 ठो उदाहरण दिया है, तीनों अभिक्रिया आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, बहुत ही आसान है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील धातु है। देखिए मैंने अभी दिखाया भी था, कॉपर उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है, कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जाहिर सी बात है, ज़्यादा अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को विस्थापित कर सकता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। और कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन कम अभिक्रियाशील, मैंने कहा कि ऊपर क्लास में, उसको ऊपर क्लास में नहीं, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारे पास एक नेक्स्ट टाइप का अभिक्रिया आ चुका है। इस अभिक्रिया में एक टाइप को क्रियाकलाप दिया है कि एक प्रश्नावली में आपको 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है। सोडियम Na2SO4 होता है, SO4 NaSO4। यार मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या आजकल। मैं 1 साल के बाद 10th का साइंस पढ़ाने आया हूँ, 1 साल बीच में नहीं पढ़ा, पिछले मतलब बहुत दिन से उधर पढ़ा रहा था, बट पिछले साल है ना, ये मैं नहीं पढ़ाया। देखिए इसका दिया है क्या, दिया है Na2SO4 ही तो होता है भाई, सही लिखा था मैंने, ठीक है। नहीं तो फिर बार बार इसलिए मैं चेक कर लेता हूँ वो आयन से। Na2SO4 है ना, और फिर क्या हो गया, क्या लेना है, एक अन्य प्रश्नावली में 3 मिनट बेरियम क्लोराइड लीजिए। एक अन्य प्रश्नावली में, एक प्रश्नावली में ये लेना है, एक प्रश्नावली में, अच्छा यहाँ पर जैसे 2 वाला भी लेना है। BaCl2 मिलाना तो है बाद में, और कह रहा है कि दोनों के विलयन को मिला दीजिए, जैसे कि यहाँ पर मिला दिया गया है, बेरियम क्लोराइड को और सोडियम सल्फेट को मिलाया गया है। आपने क्या देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हम अंधे हैं। बनेगा क्या वैसे, Na2SO4 BaCl2, NaSO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, Na+SO4 2 Na2SO4, सॉरी NaSO4 से भाई BaSO4 बनेगा, BaSO4 बनेगा और प्लस NaCl बनेगा, हाँ ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप देखेंगे श्वेत रंग का एक पदार्थ का निर्माण होता है, गाद बनेगा, जो जल में अविलय है। गाद बनेगा मतलब ठोस बन गया है, तो मैंने यही चीज़ लिखा है ना। ये क्या है, BaSO4 है। इस अविलय पदार्थ का अवक्षेप कहते हैं। अच्छा, अवक्षेप मतलब गाद बैठना। तो बेसिकली इस अभिक्रिया में क्या होगा, अवक्षेप बनेगा, और अवक्षेप किसका, बेरियम सल्फेट का। तो यहाँ पर आप इसी को लीजिएगा, क्या हो गया, श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप, आप इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा याद रखने के लिए। इस अविलय को अवक्षेप कहते हैं। इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है कि जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसको अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, कुछ गाद बैठता है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था लेड नाइट्रेट वाला, शुरू में, सबसे शुरू में एक्टिविटी 1.2 में, उसमें भी एक अवक्षेप बना था येलो कलर का। तो अवक्षेप जिसे बनेगा उसको अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर जो हुआ है क्यों हुआ है, तो जो Ba2+ है, आयन है, SO4 2- का अवक्षेप से अभिक्रिया कर BaSO4 का अवक्षेप का निर्माण करता है। यहाँ पर अवक्षेप ये नहीं है, अवक्षेप ये है, मैंने ऊपर वैसे भी लिख ही दिया है।
एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड भी निर्माण होता है यहाँ पर, जो विलयन में ही रहता है, ये घुला हुआ नमक रहता है, जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या आप समझिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, इसको आप अंडरलाइन तो कर लीजिएगा। कहाँ से अंडरलाइन? यहाँ से करिएगा। जो विलयन में रह, अच्छा यहाँ से नहीं, सॉरी, वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको समझिए। Na2SO4 में Na प्लस होता है और SO4 -2 माइनस होता है, जबकि BaCl2 में Ba2 प्लस होता है और SO4Cl माइनस होता है। अब बेसिकली हुआ क्या, देखो इसके पास भी आयन है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, इसके पास भी आयन है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब आयन एक्सचेंज हो रहा है। बेसिकली हमने आपको कहा कि फिर बना BaSO4, तो Ba किसके साथ बन गया, SO4 के साथ मिल गया, और Cl किसके साथ मिल गया, Na के साथ मिल गया। तो ये आयन इस आयन के साथ था और ये आयन इस आयन के साथ था अभी इधर, है ना, अभिकारक में। लेकिन अब क्या हो रहा है कि भैया आयन चेंज हो गया, Ba के साथ SO4 आ गया, Cl के साथ Na आ गया। तो आयनों का जो आदान प्रदान होता है ऐसे अभिक्रिया में हम लोग क्या कहते हैं कि ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिश्रित किया था। यस, हमने किया था PbNO3 का होल 2 प्लस लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये बनाया था PbI2, ये बना था PbI2 और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये बनाया था ना ऊपर। हमने कह रहा है कि अवक्षेप किस रंग का था, अवक्षेप हमारा पीला रंग का था। ठीक है, याद होगा, लिख लीजिएगा इसको आप यहाँ पे। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित करना पड़ेगा। 3 दूना 6, थोड़ा जगह चाहिए, अब जगह हो गया लगता है। ओफो, हाँ अब इस यहाँ पे भी तो जगह चाहिए थोड़ा सा। चलिए, हाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3, इसको 2 कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 हो गया। 2 पोटाशियम, पोटाशियम एक ही है तो इसको 2 कर लेते हैं, 2 पोटाशियम। 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 बराबर। अब लेड की बात करते हैं, लेड 1, लेड 1, आयोडीन 2, आयोडीन 2 बराबर हो गया लगता है। अरे यह तो बराबर हुआ, बराबर हो गया। 1 लेड, 1 लेड, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, यानी 2 गुना N। ऑक्सीजन 3 दूना 6, ऑक्सीजन 3 दूना 6, पोटाशियम 2, पोटाशियम 2, आयोडीन 2, आयोडीन 2 बराबर हो गया। ये हमारा इस अभिक्रिया का संतुलित हो गया। अवक्षेपण का रंग पीला रंग का, दोनों जवाब हो गया। अब क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? इसका जवाब है यस। यहाँ पर हम देख सकते हैं Pb के साथ NO3 था, ये अलग आयन है, ये अलग आयन है। अब हमारे पास हम देख सकते हैं K के साथ I था, ये अलग आयन है, ये अलग आयन है। अब हमारे पास एक्सचेंज देखने को मिल रहा है कि Pb के साथ क्या हो गया, I चला गया है और NO3 के साथ K चला गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये विस्थापित ही हुआ आयन का, तो ये भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। आगे बढ़ें, जवाब है यस। हाँ, उपचयन एवं अपचयन हमारे पास एक अगला टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा अलग, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। अभिक्रिया का एक और प्रकार उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब थोड़ा इसको सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सब्र रखिएगा, लास्ट में मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो भी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि बीच में बोलेगा अरे नहीं समझ में आ रहा, नहीं, लास्ट तक सुनिएगा, उसके बाद बताइएगा समझा कि नहीं। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर का चूर्ण लेना है। देखिए उसमें कॉपर लिया गया, उसको गर्म करना है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसका रंग बदल जाएगा। हालांकि इसमें आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते आपको कि काला हो गया क्योंकि उसमें आग लगा, नहीं, आपने उसको मान लीजिए बर्तन में रखा हुआ था, उसमें डायरेक्ट आग नहीं लगाया तो फिर क्यों काला हुआ, है ना। चलिए यहाँ पर जवाब दिया है, कॉपर के चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। बेसिकली ये जो कॉपर है उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, जब आप उसको जलाते हैं तो वो उसके ऊपर एक काला रंग चढ़ जाता है ना। और वो काला रंग किसका है, कॉपर ऑक्साइड का है। ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। कॉपर जब ऑक्सीजन साथ मिलेगा, जलेगा, तो अब हीट देने पर, यानी उसमें छेपी हो गया, उसमें शोषी हो गया, सॉरी, और यहाँ पर बन गया कार्बन क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहाँ पर एक चीज़ क्या ध्यान दीजिए आप कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है उसका हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। यदि गर्म पदार्थ क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो यह सतह काली पूरे परत भूरे रंग की हो जाती है। अगर इस क्यूप्रिक ऑक्साइड में फिर से हाइड्रोजन गैस डाला जाए
और हीट किया जाए तो ये फिर से अलग ऐसे बन जाता है, यानी कॉपर पहले जैसा फिर से रंग में आ जाता है। क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है और हम लोगों को फिर से कॉपर मिल जाता है अगर आप ये करवाते हैं। यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, हाइड्रोजन डाल दिया। हाइड्रोजन डालने से क्या हो गया कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को ले लिया, देखिए ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन ले लिया। तो यहाँ पर भी हम लोग को विपरीत अभिक्रिया देखने को मिलता है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, इस वाले अभिक्रिया में ऑक्सीजन कॉपर के साथ क्या हो गया, बढ़ गया। जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं उसका उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। किसका, कॉपर का उपचयन हुआ, क्योंकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिल गया है। ये बात पहले ध्यान दीजिए, कॉपर का उपचयन हुआ है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। तथा अभिक्रिया में किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अगर ऑक्सीजन निकल गया, जैसे यहाँ पर अभी कॉपरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया है और सीधा कॉपर बन गया है, जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम लोग कहते हैं अपचयन हुआ है। यहाँ पर एक बात क्या समझ में आया, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयन लिख लीजिएगा, अगर ऑक्सीजन ह्रास होगा यानी निकलेगा तो अपचयन। इतना समझ गए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए अपने किताब में, उपचयन अपचयन। आगे बढ़ें, यहाँ तक इतना समझा, अब आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर जो था ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए ये उपचयित हुआ है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन उपचयित हुआ, जिसमें से ऑक्सीजन निकला। देखो अभिक्रिया तो उपचयन है, अभिक्रिया तो उपचयन है क्योंकि ऑक्सीजन निकला, किससे निकला, इससे ऑक्सीजन निकला तो यही उपचयित हुआ। जिससे निकला वो उपचयित हुआ, जिसमें जुड़ा वो अपचयित हुआ। मान लीजिए यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा तो कॉपर अपचयित हुआ और अभिक्रिया हुआ अपचयन। ऐसे ही क्यूपरिक ऑक्साइड से, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला तो यहाँ पर अभिक्रिया तो हुआ उपचयन, अपचयन। अच्छा, वहाँ पर उपचयन हुआ था, यहाँ पे अपचयन। लेकिन कौन अपचयित हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ, क्योंकि इसी से निकला ना। ये बात मेरे ख्याल से बहुत भारी नहीं है। आगे देखिए, फिर से समझाया गया है, इसलिए ये अपचयित हुआ। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखेंगे, हाइड्रोजन जो था उसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, मैंने ऊपर क्या, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अपचयन, तो ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ पर उपचयन, यार हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उपचयन, अरे हाइड्रोजन नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर जुड़ गया तो उपचयन, अगर ऑक्सीजन घट गया तो अपचयन। ठीक है, अब देखो कॉपरिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन घटा है तो यह हो गया अपचयन, है ना। और अपचयित कौन हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ, क्योंकि यहाँ पर अपचयन हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है तो उपचयन, ऑक्सीजन जुड़ा है तो। अब उपचयित कौन हुआ, तो हाइड्रोजन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में जुड़ा है तो यह उपचयित हुआ, ये अपचयित हुआ, ये उपचयित हुआ। इतना क्लियर, आगे बढ़िए। अब अगर रेडॉक्स अभिक्रिया से कुछ अन्य उदाहरण, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो एक ही अभिक्रिया में अगर आप देखेंगे तो इस वाले अभिक्रिया में सिर्फ उपचयन हुआ था, अपचयन नहीं हुआ था। लेकिन इस वाले अभिक्रिया में उपचयन भी हुआ है कॉपरिक ऑक्साइड में और अपचयन भी हुआ है हाइड्रोजन में। तो अगर एक ही अभिक्रिया में दोनों हो तो उसको हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रेडॉक्स रिएक्शन बना है। तो हम लोग इसका दो नाम रखते हैं अगर दोनों अभिक्रिया एक साथ हुआ हो तो। चलिए इतना समझ गए, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, क्या ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों हुआ हो, उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर। रेडॉक्स अभिक्रिया से कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर भी देखिए, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया तो जिंक बन गया, ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन निकला मतलब अपचयन, यहाँ पर क्या हुआ है, अपचयन। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे उपचयन, उपचयन लिख लीजिएगा अगर आप चाहें तो। अपचयित कौन हुआ, जिंक ऑक्साइड, उपचयित कौन हुआ, कार्बन। मैंगनीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है और यहाँ पर बन गया है आपको, एक मिनट, इसके लिए अलग कहानी है, आगे दिया भी हुआ है। अभिक्रिया 1.31 में, ये वाला में कार्बन उपचयित होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो कार्बन उपचयित हुआ, उपचयन हुआ तो उपचयित होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर के, जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर के जिंक बनाया। इतना तो क्लियर है। नीचे देखिए 1.3 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है Cl2 में उपचयित तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है Cl2 में, इसको भी हम मिटाते हैं तब तक के लिए। क्या हुआ है यहाँ पर देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Cl2 में उपचयित हुआ है, यहाँ पर उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन। उपचयन कब होता है,
जब ऑक्सीजन जुड़ता है या निकलता है, पर यहाँ पर तो ऑक्सीजन का खेल ही नहीं हुआ। अभी देखो, मैंगनीज डाइऑक्साइड Mn2Cl में अपचयित, मैंगनीज डाइऑक्साइड Mn2Cl में अपचयित यानी अपचयन हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीजन का खेल है, हुआ है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ क्या आ गई समझिएगा। ऑक्सीजन के केस में हमने क्या लिखा था कि ऑक्सीजन जुड़ा तो उपचयन, ऑक्सीजन घटा तो अपचयन। अब एक हाइड्रोजन का केस समझिए, अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो अपचयन उल्टा उसका, और अगर हाइड्रोजन घटा तो उपचयन। यह इसको आप लिख लीजिए कहीं पर। यहाँ पर बेसिकली देखिए आप, हाइड्रोजन HCl में से हाइड्रोजन घटा तो हाइड्रोजन घटेगा तो उपचयन, तो इसीलिए यहाँ पर उपचयन हुआ है। बात समझ रहे हैं बात को। तो दो कंडीशन है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या तो हाइड्रोजन घटेगा, दोनों उपचयन, या तो ऑक्सीजन घटेगा हाइड्रोजन जुड़ेगा, दोनों अपचयन। ठीक है, तो इसका आप याद रखिएगा, उल्टा है एक दूसरे का ऑक्सीजन हाइड्रोजन का केस, यही लिखा हुआ है। ऊपर के उदाहरण के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब, देखो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन घटना। पदार्थ का अपचयन जब होता है उसमें ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। दोनों कंडीशन मैंने आपको ऊपर लिख दिया था, आप दोनों के हिसाब से आप इसको थोड़ा रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियर है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, ऑक्सीजन को जुड़ना उपचयन है। हाइड्रोजन का निकलना उपचयन है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन है कि नहीं है। तो उपचयन अपचयन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो केस है उल्टा है। थोड़ा आप आसानी से थोड़ा दिमाग लगा करके, अस्थिरता से पानी पी करके सोचिएगा, पंखा चला करके समझ में आ जाएगा। क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए। इसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में धन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस अभिक्रिया मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन। अब देखिए इस वाले का हम जवाब लिख रहे हैं, आप यहाँ लिख लीजिएगा, यहीं हम भी लिख लेते चलो। Mg+O2 गिव्स MgO, पहला वाला इसी के बारे में कह रहा है। इसमें आप देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, अवश्य ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है भैया, उपचयन होता है। तो इसमें क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, आप लिख लीजिएगा ऐसे। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, चैप्टर समझ में आ गया। एक लास्ट टॉपिक है, क्या अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है भैया, ये हमारे दैनिक जीवन में भी खूब होता है, ज़रूर देखा होगा। उसी का कुछ उदाहरण यहाँ पर दिया है। पहला है संक्षारण। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे के बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात ऊपर है ना लाली मायुक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाता है, इसको हम लोग जंग कहते हैं। इस प्रक्रिया पर लोहे पर जंग लगना कहते हैं। आप चाहे तो यहाँ से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जंग लगना किसे कहते हैं कि जल तथा वायु की उपस्थिति में लोहा जो होता है एक भूरे रंग का परत चढ़ जाता है लोहे के ऊपर, उसे जंग लगना कहते हैं। ये आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है, जैसे चांदी तांबे पर चढ़ने वाले परत रंग पर ध्यान दिया होगा। देखिएगा जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, अच्छा चांदी के ऊपर जो होता है वो बेसिकली किस रंग का होता है, काला रंग का चढ़ता है, और तांबा के ऊपर ब्लू रंग का, नीला रंग का परत चढ़ जाता है। ठीक है, हाँ सही बात है, मैंने जो बोला वही। तांबा के ऊपर हरा रंग का परत चढ़ता है और सिल्वर के ऊपर काला रंग का परत चढ़ता है। ऑफ कोर्स वो भी क्या है, जंग लगना ही है। कह रहा है क्या, जंग कब लगता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है, और इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। यहाँ से आप अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, संचारण किसे कहते हैं कि जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब यह संचारित होता है, यानी बर्बाद होता है, क्रोजन होता है, खराब होता है, इसको संचारण कहते हैं। संचारण को इंग्लिश में क्रोजन कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, अच्छा लिख भी दिया है, चांदी के ऊपर कैसा परत, काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण का अन्य उदाहरण है। लोहे के ऊपर भूरे रंग का, चांदी के ऊपर काले रंग का, और तांबे के ऊपर हरे रंग का। अब आपको मैं एक जो है काम देता हूँ, वो करके आइए। अगर आप जवाब देंगे तो मैं भी आपका जवाब का वेरीफाई करूँगा कि जो लोहे के ऊपर लगता है Fe3O4 है, चांदी के ऊपर जो लगता है वो क्या है, और तांबा के ऊपर जो जंग लगता है, संचारण होता है, वो क्या है। आप ढूंढ करके इंटरनेट से लिखिएगा। ठीक है, संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। भाई पूरे दुनिया में ना बिलियंस ऑफ डॉलर ना हर साल ये जंग लगने की वजह से बर्बाद होते हैं। लोहे की बहुत सारी चीज़ें बनी रहती है, सब खराब होता है, जंग लगते रहते हैं। लोहा का रेलिंग है, पुल है,
लोहे के संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। जब वो लोहा एक बार जंग लग गया तो वो आप किसी काम का नहीं, वो लोहा लोहा रहा ही नहीं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात उसमें नई चीज़ें बनती हैं और उसको फिर वापस हम पहले अवस्था में नहीं ले जा सकते हैं। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। रिएक्शन को भी हम लोग डिटेल से देखेंगे। चांदी वांदी वाला जो अभी हम छोड़ के रखे ये भी आएगा। आइए, एक और संक्षारण का उदाहरण है विकृत गंधता। ये भी ऑक्सीकरण, अच्छा उसमें भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने की वजह से ही उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जिसको हम लोग कहते हैं उपचयन। विकृत गंधिता, इसको हम लोग बदबू आती है जिसमें कोई चीज़ खराब होता है, वही चीज़ है विकृत गंधिता। वासायुक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखी रह जाती है, कोई भी खाना जब खुला रहेगा गर्मी में खास करके, तो उसका गंध कैसा होता है, स्वाद कैसा होता है, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। उपचयित होने पर, उपचयित होने का मतलब है ऑक्सीजन मिलने पर, तेल एवं वासा विकृत गंध हो जाती है। जब ऑक्सीजन में खुला रहेगा तो ये विकृत गंध हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेलीय अथवा वासायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रतिऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, उसमें मिलाए जाते हैं, है ना। ऐसा कुछ किया जाता है कि ये वायु के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना कर सके। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। अगर आप बर्तन को ऐसे, मान लीजिए कोई खाने की चीज़ है उसको टाइट बर्तन में रख दिए जिसमें ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट ना हो सके, भर करके आप बर्तन में लगा दिए, बढ़िया से टाइट कर दिए, तो वो ख़राब जल्दी नहीं होगा। उसके अलावा जैसे अचार को तेल में डुबा कर रखते हैं तो ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में नहीं आता है, क्योंकि तेल के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी घुस घुस के जा करके अचार ख़राब करेगा। तो वहाँ पर भी क्या होता है सर, तेल में डुबा करके पूरी तरीके से रखने से अचार की सेफ्टी होती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया ऑक्सीकृत नहीं हो पाता, उपचयन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहाँ विकृत गंधता नहीं हो पाती है। अब क्या रहा है कि आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटा करके उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस वायु युक्त कर देती है ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। चिप्स वगैरह में जो हवा भरा रहता है कौन सा गैस होता है बच्चों, नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस हवा में अच्छा खासा मिल जाता है। नाइट्रोजन गैस, सिर्फ नाइट्रोजन गैस भर देता है तो ऑक्सीजन उसमें नहीं रहता है। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो विकृत गंधता नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। इसीलिए चिप्स महीनों महीनों तक, सालों सालों तक पैकेट में पड़ा रहता है और वो ख़राब नहीं होता। लेकिन बाहर में रख दीजिए 2 दिन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाएगा उसको। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये सब ये कहानी कर रहा होता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया, देखते हैं थोड़ा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? अरे भैया, विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि वो कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में बदल जाता है, और कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, आयरन सल्फेट का रंग मलिन होता है, इसीलिए है ना उसका रंग बदल जाता है। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। 1.10 में विभिन्न द्विवस्थापन अभिक्रिया का एक और उदाहरण दीजिए। अच्छा, 1.10 के अलावा 1.10 में कौन सा अभिक्रिया का था? BaSO4 वाला था क्या? हाँ, BaSO4 वाला था। तो आप ये भी दे सकते हैं H2S प्लस H2SO4 नहीं, ये वाला नहीं, हम लोग जो पढ़े हैं वही वाला दे देते हैं। PbNO3 प्लस Ki, है ना। वैसे यहीं पर शायद 2-3 ठो अभिक्रिया दिया था। गिव्स PbI2 प्लस KNO3, है ना। ये भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चले, हमने दे दिया। निम्न अभिक्रियाओं में, है ना, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों का पहचान कीजिए। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन मिल गया है तो यहाँ पर सीधा सीधे उपचयन हुआ है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला है, एक तो ये ऐसे भी देखा जाए तो ये संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया भी है, और ये उपचयित अभिक्रिया हुआ। अब उपचयित हुआ है यहाँ पे। इस वाले उदाहरण के बारे में तो ऊपर हम बात कर ही चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। क्यूपरिक ऑक्साइड से कॉपर अलग हुआ है। कॉपर जब अलग होगा, इसमें ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन हुआ है। तो यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड अपचयित हुआ है, जबकि हाइड्रोजन जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। तो उपचयित कौन हुआ? तो हाइड्रोजन हुआ। उपचयित कौन हुआ? हाइड्रोजन हुआ। अपचयित कौन हुआ? तो कॉपर ऑक्साइड हुआ। इसमें सोडियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो उपचयित कौन हुआ? तो सोडियम हुआ। कौन हुआ? सोडियम हुआ। दोनों इसमें लिख दीजिएगा, इसमें सोडियम उपचयित हुआ, इसमें उपचयित हो गया कॉपर ऑक्साइड, और अपचयित हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ही अपचयित हो गया ना इधर जाके। चलिए, अब यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया है। ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। मैं टोटल अभ्यास नहीं देखने वाला, एक आध देख लेता हूँ ऊपर का, बाकी आप NCERT सॉल्यूशंस निकालेंगे तो भतेरे बड़ा पड़ा है इंटरनेट पे, पूरी सॉल्यूशन मिल जाता है। बाकी फिर भी देखता हूँ एक आध। नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध कौन सा कथन सत्य है असत्य है? देखो कौन सा कथन असत्य, ध्यान दीजिएगा, असत्य है। एग्जाम में इस तरह बहुत कन्फ्यूजन करता है, कभी भी इस तरह दिया रहे सत्य असत्य, थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा।
आप फिर सत्य वाला लगा के आ जाइएगा, दोनों ऑप्शन दिया रहेगा और पता चला कि आपका गलती हो गया। असत्य पूछ रहा, सत्य नहीं। इस वाले अभिक्रिया में अपचयित उपचयित की बात करें तो पहले हम लोग मिला ही लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पे निकला है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, यहाँ पे अपचयन हुआ है, तो इसका मतलब है कि लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो उपचयन हुआ है, क्या हुआ है, उपचयन। इसका मतलब है कि कार्बन जो है उपचयित हुआ है। पहला ऑप्शन है शीशा उपचयित हो रहा है, शीशा उपचयित हो रहा है, शीशा उपचयित नहीं हो रहा, शीशा तो बन रहा है, उपचयित हो रहा है शीशा ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, शीशा नहीं लेड ऑक्साइड, ये उपचयित हो रहा है ना, ये उपचयित हुआ तो इसका नाम शीशा थोड़ी, इसका नाम लेड ऑक्साइड है, तो ये गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हुआ भैया, कार्बन उपचयित हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कार्बन उपचयित हुआ है तो इधर से उपचयित होकर उधर जाएगा ना, तो कहने का मतलब है कि ये भी गलत हो गया। कार्बन उपचयित हुआ है, कार्बन उपचयित हो गया, सही